वेरी मार्वलस मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम एवरीवन। हेलो निशा, वेरी मार्वलस मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? ऑल वेल, ग्रेट। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें हमने कवर किया था मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग के हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए, मटेरियल कॉस्टिंग की थ्योरी को भी कवर किया। ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है एम्प्लॉय कॉस्टिंग। एम्प्लॉय कॉस्टिंग या लेबर कॉस्टिंग सर, ये क्या मतलब है? मतलब देखो, नॉर्मली हम इस चैप्टर को जो है नाम है वो लेबर कॉस्टिंग के नाम से पढ़ते हैं, बट इसको एम्प्लॉय कॉस्टिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेबर कॉस्टिंग में हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो लेबर काम कर रही है फैक्ट्री के अंदर में, जो काम कर रही है उसकी कॉस्टिंग निकालना। लेबर का मतलब क्या है निशा? यस एवरीवन, लेबर का मतलब क्या होता है? हमें लगता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो फिजिकल मेहनत कर रहा है, फिजिकल लेबर पुट कर रहा है, हमें उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। क्योंकि प्रोडक्शन में जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मटेरियल लगता है, लेकिन मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं। मशीन के अलावा फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं। तो लेबर जो वहां पर मेहनत करती है उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, हम लोग सोचते हैं उसकी कॉस्टिंग निकालनी है हमें। दैट इज कॉल्ड लेबर कॉस्टिंग। अभी आप देखेंगे इस टॉपिक का जो चैप्टर है उसकी हेडिंग है एम्प्लॉय कॉस्टिंग, जिसको हाँ हम बार बार कभी लेबर कॉस्टिंग बोलेंगे, एम्प्लॉय कॉस्टिंग बोलेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। समझ गए मेरी बात? कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मतलब सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हम मेहनत करते हैं वो केवल फिजिकल नहीं होती है। लेबर का मतलब ये नहीं है कि खाली फिजिकल एफर्ट को पुट करना, अगर कोई मेंटल ह्यूमन एफर्ट भी लगा रहा है तो वो भी हमारा जो है लेबर का पार्ट माना जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्टिंग। ठीक है, तो एम्प्लॉय और लेबर कॉस्टिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, कभी मैं एम्प्लॉय कॉस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, कभी लेबर कॉस्टिंग। दोनों सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब यहां पर सेम है। इसलिए पॉपुलर जो नेम है, बहुत पुराना नेम जो पॉपुलर है वो लेबर कॉस्टिंग है। एम्प्लॉय कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, राइट? तो लेबर कॉस्टिंग हमारा बहुत पॉपुलर नेम है जिसको हम नॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो मेंटल ह्यूमन एफर्ट लगा रहा है हम उसको इग्नोर कर देंगे या उसकी कॉस्टिंग नहीं निकालेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एम्प्लॉय कॉस्टिंग की डेफिनेशन है क्या? क्योंकि जब तक हमें थियोरेटिकल पोर्शन समझ ही नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं निशा, तब तक हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, ये नोट्स आपके एलएमएस पर अपडेट कर दिए जा चुके हैं बेटा। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर मींस एनी फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, कोई भी अगर हम फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं या कोई भी हम ह्यूमन एफर्ट लगा रहे हैं, मेंटल ह्यूमन एफर्ट यानी दिमाग का यूज कर रहे हैं उसके अंदर में। अब एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन के अंदर में एक कंप्यूटर पर कोई बंदा बैठा हुआ इंस्ट्रक्शन दे रहा है मशीन्स को, तो क्या वो लेबर में नहीं आएगा? बताइए। प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन मशीन से चल रही है, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए अपने एक पर्सन रखा हुआ है जो कंप्यूटर से मशीन्स को कमांड देता है कि कब चलना है, कब रुकना है, कौन सा डिजाइन फाइनल करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन को करना है, सारी कमांड वो देता है। तो क्या वो लेबर में नहीं आएगा? बताइए मेरे को। क्या वो प्रोडक्शन में मेहनत नहीं कर रहा? क्या वो रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर रहा? बट वो फिजिकल मेहनत कम कर रहा है, ह्यूमन एफर्ट ज्यादा लगा रहा है, अपना दिमाग ज्यादा लगा रहा है, राइट? तो बेटा कोई भी फिजिकल या कोई भी मेंटल ह्यूमन एफर्ट है उसको हम लोग बोलेंगे लेबर। तो यहां पर एक कंफ्यूज मत होना, हमारे माइंड में एक प्रोटोटाइप बना होता है कि लेबर मतलब वो लेबर जो बेचारी सामान उठाती है, सर पे रखती है और ऊपर छत पे लेकर जाती है। हमारे दिमाग में पहली पिक्चर वही आती है लेबर की। तो कोई अगर मेंटल ह्यूमन एफर्ट लगा करके काम कर रहा है तो वो भी हमारा लेबर में आएगा। सो पर्सन डूइंग द लेबर इज कॉल्ड लेबरर। अब ये मत बोलना सर हम तो पढ़े लिखे बंदे हैं, हम आगे जाकर क्या लेबर बनेंगे? बेटा कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को सेम मानते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर मकसद क्या है कि प्रॉपर कॉस्टिंग को निकालना। जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर कॉस्ट निकालना। और उस कॉस्ट का कंपोनेंट क्या होता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर हम प्रॉपर लेबर कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो हमें दिक्कत आएगी उसके अंदर में। ना तो हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, ना अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर हम दोनों चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, हम लोग बार बार लेबर कॉस्टिंग बोलेंगे,
इससे पहले क्लियर कर रहा हूं कि अगर मेंटल ह्यूमन एफर्ट है तो वो भी यहां पर लेबर में इंक्लूड होगा। गॉट इट? कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस टू वर्कर्स आर नोन एज लेबर कॉस्ट। नॉर्मली हम उनको वेजेस पे करते हैं लेबर को, कहीं पर डे बेसिस पर करते हैं, कहीं पर वीकली बेसिस पर करते हैं, कहीं पर हम मंथली बेसिस पर करते हैं, कहीं पर हम प्रोडक्शन यूनिट के बेस पर भी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट। देखो पेमेंट किसी भी तरीके से हो, हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है? हमारा अल्टीमेट मकसद है उस कॉस्ट को एलोकेट करना, कि वो अगर डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है तो उसको प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करना, एलोकेट करना, और इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड के थ्रू उसको एलोकेट करना। मकसद एक ही है हमारा कि प्रॉपर कॉस्ट निकालना, जो भी खर्चा हुआ है उस प्रॉपर खर्चे को निकालना, कैलकुलेट करना, उसको प्रॉपर जगह पर प्लेस करना जहां पर भी उसको जाना चाहिए, ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव बन सके। राइट निशा? अब एम्प्लॉय कॉस्ट इज इंटरचेंजेबली नोन एज लेबर कॉस्ट। देखो वही वाली बात यहां पर लिखी भी हुई है, आपको लिख करके भी दी है मैंने, कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको हम बहुत बार लेबर कॉस्ट के नाम से भी जोड़ते हैं। अच्छा, ये लेबर कॉस्ट वर्ड इतना फेमस हो चुका है, इतना जुबान पे चढ़ चुका है कि अब हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे ना तो हमारे माइंड में हमेशा ये आएगा, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट निकालो, लेबर की कॉस्ट निकालो। अब लेबर की कॉस्ट में क्या केवल वेजेस आते हैं जो हम उसको पे करते हैं? अगला क्वेश्चन ही आता है, बताओ निशा, क्या जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं केवल केवल वही उसकी लेबर कॉस्ट मानी जाएगी? अगर प्रोडक्शन हम करा रहे हैं और लेबर जो है हमारे पास में उसको हम वेजेस पे कर रहे हैं, क्या केवल वही लेबर कॉस्ट में आएगा या कुछ और भी लेबर कॉस्ट में आ सकता है? कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता निशा? आ सकता है, करेक्ट। देखो जरा, एम्प्लॉय कॉस्ट इज ए वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एटसेट्रा। कोई भी अगर हम उसको वेजेस दे रहे हैं, कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, वो भी लेबर कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ये इसके बगैर लेबर को आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो लेबर पुट कर पाएगा अपनी प्रॉपर? नहीं हो सकता ना। तो हम उसको कोई बोनस दे रहे हैं, कोई इंसेंटिव दे रहे हैं काम करने पर, तो वो भी लेबर कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। अब क्या ये जरूरी है कि जो हमने लेबर कॉस्ट पे की है, वो जो हमने वेजेस उसको देने हैं वो पेड ही होने चाहिए? अगर मान लो पेबल है तो क्या हम कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे उसको? निशा, अगर कोई लेबर को हमने वेजेस पे करने हैं लेकिन वो अभी हमने दिए नहीं है, ड्यू कर दिए हमने, मतलब मान के चलिए कि हमने उसको मार्च के जो देने थे हमारे को वेजेस, वो अभी तक दिए नहीं है, तो क्या वो कॉस्ट को एलोकेट कर दे हम लोग? हमने प्रोडक्शन मार्च में किया, आप मुझे एक आंसर बताएंगे बेटा, हमने प्रोडक्शन मार्च में किया, मार्च के अंदर ही लेबर ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, मार्च के वेजेस ड्यू हो गए उसके, बट हमने उसको पे अप्रैल में किया, तो अब बताओ लेबर कॉस्ट में मार्च के महीने में जोड़ूंगा कि अप्रैल के महीने में जोड़ूंगा? बताएं बेटा, जो लेबर कॉस्ट है वो मैं मार्च के महीने में जोड़ूंगा कि अप्रैल के महीने के प्रोडक्शन में? कौन से प्रोडक्शन में जोड़ू उसको मैं? जो प्रोडक्शन मेरा मार्च में हुआ या जो प्रोडक्शन मेरा अप्रैल में हो रहा है? सोच के बताओ लॉजिकली। इसको भूल जाओ ये क्या कह रहा है, देखो ये तो बहुत लॉजिकल है, बहुत कंसेप्चुअल है। मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन, हमने लेबर लगाई, उन्होंने मार्च में प्रोडक्शन में मेहनत की, ठीक है, अब हमने उसकी वेजेस पे करने हैं, वेजेस हमने पे किए अप्रैल के मंथ में। अब क्वेश्चन ही आता है कि वो जो वेजेस हमने उसको पे करने हैं, वेजेस थे मार्च के, पे किए हमने अप्रैल में, अब वो जो कॉस्ट है लेबर की, जो कॉस्ट है जो हम पे करेंगे उसको, वो कौन से मंथ के प्रोडक्शन में जोड़े, मार्च के या अप्रैल के? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं बेटा। मार्च के महीने में, एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉजिकल है भाई, उसने लेबर कॉस्ट मार्च के महीने में पुट करी है, यानी जो प्रोडक्शन मार्च में हुआ वो उसकी लेबर कॉस्ट है, भले ही वो अप्रैल में पे हो चाहे वो मई में पे हो, हमें उसकी पेमेंट से मतलब नहीं है, हमें तो इस बात से मतलब है कि वो जो कॉस्ट इंकर की गई, जो हमने कॉस्ट खर्च की लेबर की, वो कॉस्ट कहां पर एलोकेट होगी, मार्च के प्रोडक्शन में या अप्रैल के प्रोडक्शन में? एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम उसको मार्च के प्रोडक्शन में ही एलोकेट करेंगे, क्योंकि वो लेबर पुट की गई थी मार्च के दौरान जो प्रोडक्शन किया गया था उसके लिए। इसलिए देखो यहां पर ये वर्ड है, एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट बेनिफिट्स पेड और पेबल
टू द एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी। ये एम्प्लॉइज ऑफ द एन एंटिटी का मतलब क्या है बेटा? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी मतलब हाँ जी, देखो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम स्टार्टिंग में क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जाएंगे तो हमें ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कह रहे हैं बेनिफिट्स पेड और पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी, मतलब लेबर कॉस्टिंग जो हम निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? वो हम निकाल रहे हैं एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी। मतलब इसका क्या फर्क पड़ता है सर? इसका मतलब यह है कि जो भी लेबर कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं उनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बात समझ आ रही है बेटा? कि जो पेड और पेबल की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी कि जो भी लेबर है जिसकी कॉस्टिंग हम निकाल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट को हम एलोकेट कर रहे हैं, दैट पर्सन मस्ट बी एन एम्प्लॉइज ऑफ द एंटिटी। अब वो एम्प्लॉय क्या परमानेंट होना चाहिए? क्या ये भी कंडीशन है? आंसर इज नो। वेदर परमानेंट और टेम्पररी। यहां पर ये कंडीशन नहीं है कि हम लेबर कॉस्टिंग केवल उस एम्प्लॉय की निकालेंगे जो परमानेंट है, हम लेबर कॉस्टिंग उसकी भी एलोकेट करेंगे, ऐड करेंगे जो टेम्पररी है। जी हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉय को हम पहले टेम्पररी बेस पर रखते हैं, फिर बाद में जाके उसको परमानेंट करते हैं। तो अगर एम्प्लॉय टेम्पररी भी है तो उसकी कॉस्ट को भी हम कैलकुलेट करेंगे और एलोकेट करेंगे टू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट के लिए। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम वेदर मेड इन कैश और इन काइंड। मतलब क्या जरूरी है कि जो हम सैलरी दे रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं, जो बोनस दे रहे हैं, जो इंसेंटिव दे रहे हैं, वो सब कैश में ही होना चाहिए? क्या वो सब कैश में होना चाहिए तभी हम उसको कॉस्ट मानेंगे? बताओ बेटा, क्या ये जरूरी है कि जो हमने लेबर को पे किया है वो कैश में ही होना चाहिए तभी हम उसको कॉस्ट मानेंगे? अगर मान लो मैंने काइंड में पे किया है, काइंड का मतलब मैं कैश पे नहीं कर रहा, मैं फैसिलिटी दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मेरे पास में लेबर है जो काम करती है, हम उनको दिन में चाय पिलाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। अब उनको चाय पिलाते, क्या चाय कॉस्ट नहीं है हमारी? क्या चाय फ्री में तो आएगी नहीं बेटा, चाय बनेगी उसकी भी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? अब हम उसको एक तरीके से आप कह सकते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं उसको, कि भैया दिन में आप 2 बार 3 बार चाय पी सकते हो यहां पर, ताकि आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब वो कैश में तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं उसको चाय का पैसा पकड़ाते, ले भाई 20 रुपीज ले जाके चाय पिया। हम उसको चाय बना के देते हैं, ठीक है भैया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए इकट्ठी चाय बना के रख दी, भैया जिसको पीनी है पी लो आप। अब क्या वो चाय की जो कॉस्ट है, जो हमारे जो कॉस्ट है, वो कैश में पे हो रही है कि काइंड में पे हो रही है? एक तरीके से काइंड में पे हो रही है। खर्चा तो हम कर ही रहे हैं ना उसके ऊपर में, लेबर के ऊपर में। तो जो भी हम सर्विसेज उसको दे रहे हैं वो कैश में हो या काइंड में हो, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। समझ गए मेरी बात? सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वो सर्विस रेंडर कर रहा है वो कैश में ही होनी चाहिए, काइंड में भी हो सकती है जिसकी जो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। सो वेदर पेड इन कैश और इन काइंड, तो लेबर कॉस्ट कैश में भी पे हो सकती है और काइंड में भी पे हो सकती है। लेबर कॉस्ट हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? पहला, वेजेस एंड सैलरी। अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वो हमारी जो एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कोई भी अलाउंसेस दे रहे हैं हम उसको, या कोई भी इंसेंटिव दे रहे हैं हम उसको, वो भी क्या बनेगा? इस लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा किसका पार्ट बनेगा और क्यों बनेगा। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, अरे वाह क्या बात है सर, ओवर टाइम की पेमेंट भी होती है? सुना है आपने ओवर टाइम की पेमेंट होती है? यस बेटा, आप लोगों ने सुना है ओवर टाइम की पेमेंट होती है एम्प्लॉइज को? अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, यस खुशी बेटा, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो क्या उसको सेम रेट से पेमेंट की जाती है या कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है बेटा?
बताओ बेटा खुशी, निशा, अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम कर रहा है तो क्या उसको सेम रेट पर पेमेंट की जाएगी जिस पर नॉर्मली की जाती है? मान लो हम उसको देते हैं 100 रुपीज पर आवर की पैसे देते हैं। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो क्या हम उसको 100 रुपए ही देंगे पर आवर या बढ़ा करके देंगे बेटा? बताओ बच्चे। बढ़ा करके देंगे ना। क्यों देते हैं ओवर टाइम का पेमेंट एक्स्ट्रा हम लोग? बताओ बेटे, हम क्यों एक्स्ट्रा देंगे उसको? मेरे पास लेबर है, मैं उसको एक्स्ट्रा पे क्यों करूंगा? मान लीजिए ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स हमारे यहां पर रोज 8 घंटे काम करते हैं एंड वी पे हिम ₹100 पर आवर। अब एक दिन हमारे को जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, एक स्पेशल ऑर्डर आ गया, तो हमने कहा मिस्टर एक्स आप एक काम करो, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो, ओवर टाइम करो, तो हम आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे देंगे आपको हम लोग। क्यों देंगे एक्स्ट्रा पैसे? मुद्दे की बात यह है, 8 घंटे वो काम कर रहे हैं, उसको पैसे दे तो रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा तो भी हम उसको पैसे देंगे। यहां पर हम उसको एक्स्ट्रा क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर वो नॉर्मल से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। 8 घंटे तो अपनी मर्जी से काम कर रहा था, क्योंकि उसको दाल रोटी कमानी है, आजीविका कमानी है, लिवलीहुड कमाना है, 8 घंटे वो काम कर रहा है। लेकिन जब हम उसको कहते हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर, तो वो अपनी पर्सनल सेक्रीफाइसेस कर रहा है, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहा है, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम वो बिता सकता था वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जो घूमने जा सकता था उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पर उसका पर्सनल लेजर सेक्रीफाइस हो रहा है, और जब वो पर्सनल लेजर सेक्रीफाइस हो रहा है तो वी विल पे हिम एक्स्ट्रा, तभी तो वो काम करेगा। देखो, अगर आप किसी से एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हो तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों निशा, खुशी? एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रेजुएशन करने और सीए करने में फर्क है कि नहीं है? सीए में अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रही है तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर, ये तो बात पक्की है सर, जब सीए करते हैं तो सर एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप ओवर टाइम ही कर रहे होते हो, है ना? मैक्सिमम टाइम आप ओवर टाइम ही कर रहे होते हो। जब आप ओवर टाइम मैक्सिमम टाइम करोगे तो आपको बोनस भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा बेटे। आपकी वैल्यू ग्रेजुएट से ज्यादा होती है, आप उससे ज्यादा अर्न कर पाते हो। ठीक है, पेमेंट पेड और पेबल होती है तो आपकी पेबल हो जाती है, जो काम आज आप पुट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा। तो अब हमने यहां पर कहा कि चलो ठीक है, वी विल पे यू डबल द नॉर्मल रेट, डबल दी नॉर्मल रेट। यानी अब जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो कितनी करेंगे? 2 घंटे की 100 रुपया तो नॉर्मल था, उसका डबल पे करेंगे हम उसको। तो 2 घंटे के कितने पैसे बन गए उसके? 400 रुपीज। क्या बात है सर, बढ़िया ये तो। बट यहां पर वो अपना पर्सनल सेक्रीफाइस भी कर रहा है, तो ये भी हम वेजेस के अंडर में, ये उसके जो लेबर कॉस्ट है उसमें इंक्लूड करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी सर, इसको क्यों पे कर रहे हो आप? है ना, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी, और सर आपने तो कहा था कॉस्टिंग का मतलब ही हमारा ये है कि हम लेबर अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसको कम से कम कर सके। आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन ये वाला कि सर यहां तो 200 की बजाय 400 पे कर रहे हैं हम लोग, क्यों पे कर रहे हैं इसको हम एक्स्ट्रा? क्योंकि हमारा मकसद तो ये था ही नहीं। हमारा मकसद तो ये था कि हम जो है टोटल कॉस्ट को कम करें, और टोटल कॉस्ट तभी कम होगी जब हम मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना तो हमने बहुत तरीके से सीखा। हमने ईओक्यू निकालना सीखा, हमने लेवल्स सेटअप करना सीखा, हमने लीफो फीफो मेथड करना सीखा, है ना, हमने सब कुछ सीखा उसके अंदर में। अब लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम तो बढ़ा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम मिस्टर एक्स को बुलाते हैं। मिस्टर एक्स, एक बात सुनो, हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट खुशी ने हमें रिकमेंड किया है कि हमें लेबर कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जो हम ₹100 पर आवर आपको दे रहे थे, आज के बाद हम आपको देंगे ₹80 पर आवर, ताकि हमारी ओवरऑल लेबर कॉस्ट कम हो सके। फिर हमने उसको समझाना शुरू किया कि खुशी मैडम ने हमें बताया है कि अगर हमारी कॉस्ट कम होगी, सोचो एम्प्लॉय, अगर हमारी कॉस्ट कम होगी लेबर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट भी कम होगी,
हमारी टोटल कॉस्ट कम होगी तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कम होगा। जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा तो हम मार्केट पे कैप्चर कर जाएंगे, हमारी सेल बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। बताओ खुशी, मिस्टर एक्स बात मान जाएंगे इस बात को? बताओ बेटा, आपकी बात मैंने मिस्टर एक्स के सामने रख दी है, क्या वो ये बात मान जाएंगे? निशा, अगर आप मिस्टर एक्स की जगह हो तो क्या आप ये बात एक्सेप्ट कर लोगे? बताओ। हम आपको कह रहे हैं निशा कि 100 रुपीज पर आवर आपको पे कर रहे थे, अब क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है तो हम आपकी लेबर कॉस्ट को कम कर रहे हैं। क्या आप मान जाओगे? क्या आप मान जाओगे? निशा तो मना कर रही है। खुशी अब क्या करे बेटा? खुशी, मैंने तो आपकी सारी बात रख दी। हमारा मकसद यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, कॉस्टिंग का। ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करना, ओवरऑल कॉस्ट को कम करना। तो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना तो सीख लिया, लेबर कॉस्ट को कम कैसे करें? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप एक बात बताओ, मेरे को सोच के बताओ। किसी भी पर्सन को आप मान लीजिए मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर बीटा है, मिस्टर बीटा को हम सैलरी दे रहे थे 25,000 रुपीज पर मंथ, और अब हम उनको कह रहे हैं कि काम करो, आप 18,000 रुपए पर मंथ ले लो, क्योंकि हमारे को लेबर कॉस्ट कम करनी है। क्या आपको लगता है वो ये प्रॉपर काम करेगा? बताओ बेटे, क्या आपको लगता है कि मिस्टर बीटा अपनी कॉस्ट कम करने के लिए तैयार हो जाएगा? खुशी खुशी कंपनी पर न्यौछावर कर देगा? ये कोई फिल्म थोड़ी है कि हाँ मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, मेरी सैलरी कम कर दो, मैं बड़ा तैयार हूं। नहीं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कि अगर एम्प्लॉय अपनी कॉस्ट कम नहीं करेगा तो हम एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करेंगे कैसे? हम तो यहां कम करने के बजाय बोल रहे हैं कि हम वेजेस के अलावा बोनस भी देंगे, बोनस के साथ इंसेंटिव भी देंगे, इंसेंटिव के साथ हम और भी चीजें देंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे। इतना सारा खर्चा करने की हम बात कर रहे हैं। हमें आपको नहीं लगता कि हम अपने मकसद से भटक गए हैं? हमारा जो मकसद था स्टार्टिंग में वो यही था कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। आपको नहीं लग रहा हम अपने मकसद से भटक गए हैं बेटा? भटक गए हैं ना, क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल करने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कॉस्ट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। यहां पर वेजेस दो, सैलरी दो, बोनस दो, प्रोविडेंट फंड दो, ग्रेचुइटी दो, इनको दो, सब कुछ दो, इनको इंसेंटिव भी दो। अरे फिर कैसे करेंगे कॉस्ट कंट्रोल? फिर कैसे करेंगे कॉस्ट कंट्रोल? इस टॉपिक पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपको। मैं उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि हम यहां पर अपनी कॉस्ट को कम कैसे करने वाले हैं। नहीं तो पता है क्या होगा, 1 घंटे बाद आप कहोगे कि राम सर तो उल्टा पढ़ाना शुरू कर दिया, कॉस्ट कंट्रोल करने की बातें कर रहे थे, ये तो कॉस्ट को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है? उस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, हम इतना बेनिफिट्स क्यों दे रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा हम क्या क्या चीजें देते हैं उनको, तब आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे दो सर और दो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये मैंने जानबूझकर यहां पर डाला है ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए कि हम सारा कर क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा। देखिए जरा जी, ये कह रहा है कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल छोटा सा क्वेश्चन है, और आप लोग बताएं। ये लिखा हुआ है वेज रेट पर आवर है 60 रुपीज पर आवर, यानी कि जो एम्प्लॉय है हमारा, जो लेबर है, उसको हम 60 रुपीज पर आवर पे करते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और एक दिन में वो 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब आपको निकालना है लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट लेबर कॉस्ट हमारी कितनी आएगी। देखिए जरा, आप मेरी हेल्प करेंगे। केस 1, यहां 2 केसेस हैं। वेज रेट दे रखा है यहां पर हमारे को ₹60 पर आवर, यानी पर आवर के हम 60 रुपीज पे करते हैं, और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड जो हैं
वो है 8 आवर्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो वो करता है वो करता है 8। अब आपको मेरे को बताना है लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा। अगर हम यहां पर टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, कैसे कैसे सर, समझ नहीं आया। जो टोटल कॉस्ट है हमारी इसको बनाने की, अगर मैं उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल है बेटा। मैंने पे किए 60 रुपीज 8 घंटे के, तो टोटल वेजेस कितने पे किए मैंने बेटा, टोटल वेजेस कितने पे किए मैंने, 480 रुपीज। और यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी उसने, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी बेटा, दैट इज 8। तो अब मैं निकाल सकता हूं लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है मेरी ₹60 पर यूनिट। ये बात समझ आती है बेटा। हाँ जी, खुशी, निशा, लौरिया, बंसल साहब, बात समझ आती है कि टोटल जो है बेटा हम लोगों को कॉस्ट कितनी आ रही है, 60 रुपीज, यानी एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी 60 रुपए। अब क्वेश्चन वही बात आती है कि सर हमें लेबर कॉस्ट को कम करना है, और मैं अगर इस 60 रुपीज के प्राइस को 50 रुपीज कर दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं भैया। एप्रिसिएशन तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर हमें कम पैसे देगा तो हमारा मोटिवेशन टूट जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है। अगर मैं इस लेबर को बोलूं यार 60 रुपए पर आवर नहीं, मैं कल से तेरे को 50 रुपए पर आवर दूंगा, बेचारे का मन ही टूट जाएगा, काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा ना। सोचो लॉजिकल यार, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, क्यों निशा, खुशी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दूं तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से समझना। मैंने मिस्टर एक्स को बुलाया, मैंने कहा मिस्टर एक्स एक बात सुनो, तुम रोज 8 घंटे काम करते हो, बोलता है हाँ करता हूं। तुम रोज 8 घंटे में 8 यूनिट बनाते हो, बोलता है हाँ बनाता हूं। तो हमने मिस्टर एक्स को समझाया, एक काम करो, इस 8 घंटे में अगर तुम थोड़ी सी एफिशिएंटली काम करो, थोड़ा और दिल लगा के काम करो, और अगर तुम 8 की बजाय 10 यूनिट बना देते हो तो हम आपको 40 रुपीज एक्स्ट्रा दे देंगे, एक्स्ट्रा। मिस्टर एक्स ने सोचा यार रोज आता हूं मैं, ड्यूटी पर आता हूं, 8 घंटे काम करता हूं और 8 यूनिट बनाता हूं, अरे हाँ यार 480 रुपए मिलते हैं। अगर मैं जो टाइम में वेस्ट करता हूं इधर उधर गप्पे मारने में, टाइम पास करने में, अगर थोड़ा सा और मैं उसी में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दूं तो मुझे 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अरे वाह। अब मुझे बताओ, क्या वो कोशिश करेगा 10 यूनिट बनाने की या नहीं करेगा बेटा, बताइए। हमने मिस्टर एक्स को बुलाया और हमने कहा हम तेरे को एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब हम रिवर्स चल रहे हैं यहां पर, खुशी, हम पैसे कटिंग की बात नहीं कर रहे, हम एक्स्ट्रा देने की बात कर रहे हैं। अब देखो उसने क्या किया, खुशी, अगला केस देखो जरा, सेकंड केस। हाँ जी, हमने कहा 60 रुपीज पर आवर है, ठीक है जी, आपको पर आवर 60 रुपीज देंगे हम, लेकिन हम आपको बोनस देंगे, अगर आप 10 यूनिट एक दिन में बनाते हो तो 40 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। काम आपको 8 ही घंटे करना है जितना पहले कर रहे थे, और यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी है, 10। अब निकालते हैं जरा इसके अंदर हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है। चलिए केस टू के अंदर में हमने टोटल वेजेस कितने पे किए बेटा, टोटल वेजेस हमने पे किए, हमने कहा था कि आपको जो है 8 घंटे के तो हम 60 रुपए के हिसाब से देंगे, है ना, यही कहा था ना। 8 घंटे हम 60 रुपए के हिसाब से आपको पे करेंगे, प्लस आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हमने उसको पे किया 520 रुपीज, 8 6 48, 480 प्लस 40, 520 रुपीज हमने उसको पे किया टोटल, ठीक है जी। अब उसने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी बेटा, यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी करी उसने, 10। अब निकालते हैं लेबर कॉस्ट
पर यूनिट, दैट इज ₹520 डिवाइड बाय 10, कितनी आ गई बेटा? ₹52 पर यूनिट। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हमारे को 8 घंटे में 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, अब हमें कितनी आ रही है? 52 रुपीज पर यूनिट, और हमने यहां पर एक्स्ट्रा पे किया है। बताओ क्या हम यहां पर अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं? जो हमने स्टार्टिंग में एम रखा था कॉस्ट को कम करने का, कॉस्ट को कंट्रोल करने का, बोलिए हाँ या ना। अभी हमारे को पहले कॉस्ट आ रही थी 60 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आ रही थी 60 रुपीज, अब हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 52 रुपीज पर यूनिट। पहले हम दे रहे थे 480 रुपीज और अब कितना दे रहे हैं? 520 रुपीज। अब एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्यों खुशी? बात समझ आई बेटा? क्योंकि यहां पर हम मटेरियल की तरह नहीं है कि जहां सस्ता मिल रहा है वहां से ले लेंगे। आप ये भी कह सकते हो सर ये 60 रुपीज पर आवर में आपका काम कर रहा है, तो ऐसा एम्प्लॉय ढूंढो जो 50 रुपए पर आवर में करने को तैयार हो। सर एक ऐसा एम्प्लॉय ढूंढो जो 40 रुपए पर आवर में काम करने को तैयार हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे मटेरियल में करते थे, हम कहते थे यार मटेरियल ए से नहीं बी से लेंगे, वो सस्ता दे रहा है। बेटा मटेरियल के अंदर तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हो क्वालिटी सेम है कि नहीं है। क्या आप ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो? बताओ मेरे को, क्या ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी सेम रहेगी? सोच के देखो आप। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 60 रुपए पर आवर की जगह हम कहें नहीं 40 रुपीज 30 रुपीज चीपेस्ट लेबर हम एक्सेप्ट कर लें? पॉसिबल नहीं है ये। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर के, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देकर के उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। जितनी हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे उतनी हमारी क्या आएगी? पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटे। लॉजिक समझ आ रहा है इस चैप्टर का? ये चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? मेरा मेन मकसद अभी तक ये है आपका कि जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये ना सोच रहे बैठ जाओ सर ये तो ऐड कराए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग? क्योंकि ये मटेरियल नहीं है कि जहां हमने हर जगह पर कोशिश की अपनी कॉस्ट को कम करने की। वो नॉन लिविंग थिंग है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, यहां इमोशंस जुड़े होते हैं। अब यही एम्प्लॉई मिस्टर एक्स को मान लो, मैं कहता हूं इसको ट्रेनिंग देते हैं, इसको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे टाइम बचा सकता है, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, और मान लो यहीं पर वो 8 घंटे में 10 के बजाय 12 यूनिट बनाना शुरू कर दे तो सोचो। अगर वो 10 घंटे में 8 घंटे में 10 की जगह 12 यूनिट बनाना शुरू कर दे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट और कम आ जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर करेंगे हम अपने एम्प्लॉय पर ट्रेनिंग का खर्चा करें, हम उनको बोनस दें, हम उनको इंसेंटिव दें, उनका फ्यूचर प्रोटेक्शन दें। समझ गए मेरी बात? तो अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर हम इनको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। कारण समझ आ गया आपको? कारण समझ आ गया बेटे? क्योंकि आपको याद है हमने पॉइंट शुरू किया था कि हम उनको एक्स्ट्रा क्या क्या देंगे, तो मैंने वहीं पर रोक दिया। क्यों रोका? ताकि आपको ये समझ आ सके कि भैया एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। देखो जरा यहां पर वापस आता हूं मैं, इस पॉइंट से हम वापस मुड़े थे। हमने कहा था कि हम उनको अलाउंसेस देंगे, इंसेंटिव देंगे, ओवर टाइम देंगे, और मैंने कहा ओवर टाइम तो नॉर्मली डबल होता है, हम एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े और हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम से कम होती चली जाए, जो कि आपका मेरा मकसद है इस कॉस्टिंग को करने का। इसके अलावा और क्या जुड़ता है? और जुड़ता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड्स। ये होता क्या है जरा पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं जिससे आपको ये समझ आएगा ये है क्या बेसिकली। देखो जरा बेटे, देखो पहले क्या होता था, जितने भी लेबर्स होती थी ना हमारी लेबर, इसको हम देते थे बेसिक वेजेस। क्या देते थे बेटा? बेसिक वेजेस, जो ऑब्वियसली सबको दिया जाता है जब भी कोई काम करने आता है। जी हाँ, टू मोटिवेट देम टू डू देयर बेस्ट। खुशी, परफेक्ट बेटा। बेसिक वेजेस क्या है? मैंने कहा कि काम करो आप 100 रुपीज रोज के लो, 8 घंटे काम करते हो, 800 रुपए हम रोज के आपको देंगे। नॉर्मली ऐसे स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से ना। स्टार्टिंग में हम केवल वेजेस देते थे लेबर को, अगर मैं पुरानी बात करूं तो।
अब ठीक है, वेजेस, अब एक आदमी काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, 100 रुपए घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, 800 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, कहानी खत्म। और हर लेबर की क्वालिटी होती है, किसी को 120 रुपए भी मिलेंगे, किसी को 80 रुपए भी मिलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या महंगाई हर साल बढ़ती है या घटती है? भाई डियरनेस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बताओ मेरे को बेटा। महंगाई जो है वो हर साल इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है बेटा? अभी तक का क्या ट्रेंड है उसका? यस निशा, खुशी बढ़ती है। अब हर साल महंगाई बढ़ रही है और ये जो बेचारा पर्सन है कहता है कि सर मेरा क्या होगा, आपने तो 100 रुपए फिक्स कर दिया, अब हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका भी तो कुछ करो भाई, मेरे को कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी तो दो। भाई जो चीनी पहले 40 रुपए किलो आती थी वो 50 रुपए किलो आ रही है, वहां पर तो 20% इंक्रीज हो गई और मेरा महंगाई भत्ता तो आपने इंक्रीज किया ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने मतलब जो भी एम्प्लॉयर है उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, बेसिक वेजेस तो हम आपका हमेशा सेम ही रखेंगे जो चल रहा है आपका, हम आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ा देंगे। डियरनेस अलाउंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीए बोलते हैं, हम हर जगह इसको डीए यूज करेंगे, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मतलब कि हमने कहा चलो ठीक है काम करते हैं, 50% आपका जो है डीए दे देंगे हम। 50% मतलब अगर 800 रुपए आपको मिलते हैं तो इसका 50% कितना हो गया, 400 रुपीज। यानी आपको जो ग्रोस वेजेस हम देंगे वो कितना देंगे, 1200 रुपए। पहले हम क्या दे रहे थे उसको, केवल बेसिक वेजेस दे रहे थे, कितने दे रहे थे, 800 रुपए। अब हमने कहा कि काम करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो डियरनेस अलाउंस आपको देंगे। देखिए यहां पर ये वर्ड याद आ रहा है, देखो वेजेस और सैलरी और साथ में क्या वर्ड आ गया, अलाउंसेस, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, काम करते हैं, ठीक है महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है जो कंपनी सामान बेच रही है उसका प्राइस भी बढ़ ही रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अपना माल मार्केट में बेचते हो तो हर साल आपका प्राइस भी तो महंगा होता ही होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी कि प्राइस नहीं बढ़ाते होगे अपने सामान का, आप जो भी सामान बेचते हो हर साल 2 साल में उसका प्राइस बढ़ता होगा। तो इसी तरीके से हम लेबर को भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हैं ताकि जो भी महंगाई बढ़ रही है वो उसे कोप अप कर सके। तो ये भी किसका पार्ट बन जाएगा, हमारा लेबर कॉस्ट का। बात समझ आ रही है बेटा? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, हम टुकड़ों, उन सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक दिमाग में क्या चल रहा था, लेबर कॉस्ट में केवल लेबर को जो हमने डायरेक्टली पे किया उसको लेबर कॉस्ट मान लेते। थंब रूल तो यही कहता है ना, अंगूठा टेक से पूछो क्या होता है, जो हम उसको डायरेक्टली पे कर रहे हैं वेजेस वो लेबर कॉस्ट है? नहीं, लेबर कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें और इंक्लूड होंगी, जैसे डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अब उसके बाद हम और क्या इसमें जोड़ सकते हैं बेटा, और हम जोड़ेंगे इसके अंदर ओवर टाइम। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो हम उसको ओवर टाइम का पे करेंगे, ठीक है। वो तो बात होगी, चलो ठीक है, आप वो ओवर टाइम करेगा तो पे करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेगा तो पे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है वो तो। अब गवर्नमेंट ने कहा, जरा ध्यान से समझना बेटे, ये जो एम्प्लॉई हैं, लेबर क्लास जो लेबर पुट करती है, मेहनत करती है, सारी जिंदगी मेहनत करती है, देखो जब तक शरीर में जान होती है तब तक तो वो मेहनत करेंगे, फिजिकल मेहनत ज्यादा होती है, मेहनत करते हैं, जितना आता है उतना वो खा लेते हैं, लेकिन शरीर भी तो एक बार एक एज पे आकर के एफिशिएंसी कम हो जाएगी। भाई जो फिजिकल लेबर 20-25 साल का लड़का पुट कर सकता है, क्या वो 50-55 साल का आदमी पुट कर सकता है? बताइए मेरे को। अगर 20-25 साल का आदमी 8 घंटे दबा के काम कर सकता है तो क्या 55 साल 60 साल की उम्र का आदमी भी उतना ही अच्छा काम कर पाएगा? बताओ बेटे, बताओ मेरे को, क्या वो फिजिकल लेबर उतनी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो फिजिकल लेबर नहीं काम कर पाएगा तो उस समय उसका उसका गुजारा कैसे चलेगा? तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट ने कहा कि काम करो, आप एम्प्लॉयर्स को कहा कि हम एक प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं। कौन बना रही है? गवर्नमेंट। आप नहीं, मैं नहीं, गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट ने कहा
एम्प्लॉयर्स को कि आपका एम्प्लॉई आज तो सुरक्षित है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है तो वो पैसे कमा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो मेहनत नहीं कर पाएगा। जब वो मेहनत नहीं कर पाएगा तो उसको खाना पाना क्या, उसको खान पीन कैसे मिलेगा, वो अपने खर्चे कैसे करेगा। तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, जितना वो कमा रहा है ना, जितना वो कमा रहा है उसका 10% आप प्रोविडेंट फंड में काट करके जमा कराते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उसका पैसा हथिया रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। आप क्या करो कि अगर आप उसको 1200 रुपए दे रहे हो तो 1200 रुपए में उसका 10% कितना हो गया, 120 रुपए। आप हर महीने 120 रुपए उसके काट करके गवर्नमेंट को जमा करा दो प्रोविडेंट फंड के खाते में और उसको 1080 रुपए दो, पे करो। ये चला जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आप जो एम्प्लॉय है उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो। कैसे? ये जो 120 रुपए हैं ये कहां जाएंगे बेटा? गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में। यहां पर ये पैसा यूटिलाइज गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट इस पर देगी ब्याज, इंटरेस्ट देगी। यानी ये पैसा जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और जब ये एम्प्लॉय रिटायर होने वाला होगा या जब ये एम्प्लॉय काम ना कर पाए, उस समय ये इस प्रोविडेंट फंड को यूटिलाइज कर सकता है अपने बुढ़ापे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के किसी भी काम के लिए। मान लो बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है या अपने बुढ़ापे को संवारना है, तो वो इस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है। तो अब हम कितनी पेमेंट करेंगे जरा बताना मेरे को बेटा। इस केस में हम पेमेंट कितनी करेंगे बताओ जरा। ये जो सज्जन है इसको हमने बेसिक वेजेस था 100 इंटू 8 रुपीज 800 और डीए हम इसको पे कर रहे हैं 50%, जो हो गया 400 रुपीज। और ये हो गए ग्रॉस वेजेस 1200। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? लेस करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कितना है 120 रुपीज और ये बच गया 1080। अब मुझे यहां ये बताओ, हम एम्प्लॉइज को पे कितना करेंगे बेटा? 1080 रुपीज। ठीक है, 1080 रुपीज पे करेंगे। ये कहां चला जाएगा? प्रोविडेंट फंड के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बड़ा ध्यान से बताना, एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है इस केस में? व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कॉस्ट? एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, ये मेरे को बताओ। मुझे तो ये पता करना है एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी होगी इस केस के अंदर में। एम्प्लॉयर की कॉस्ट कितनी है? 1200 है या 1080 है बेटा, बताइए। 1200 होगी या 1080 होगी बेटा, ये बताओ मेरे को पहले तो आप। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपको लेबर कॉस्ट कितनी पड़ रही है यहां पर? 800, 400, 1200, 120 और 1080। यस खुशी, बताओ बेटा कितनी पड़ रही है कॉस्ट आपको? 1080। यस खुशी, कितनी पड़ रही है बेटा? एक बात बताओ बेटे निशा, ये जो 120 रुपीज हैं जो गवर्नमेंट को जमा कराने हैं वो कौन कराएगा? आप कराओगे ना। आपने 1080 तो दे दिए एम्प्लॉय को और 120 रुपीज जो गवर्नमेंट को जमा कराने हैं प्रोविडेंट फंड में वो भी तो आप ही कराओगे, एम्प्लॉय थोड़ी कराएगा। अगर आप उसका पैसा डिडक्ट कर रहे हो, काट रहे हो और काटने के बाद गवर्नमेंट को प्रोविडेंट फंड में जमा करा रहे हो तो ये भी तो आपकी जेब से ही जाएगा बेटे। बोलो हाँ या ना, ये भी तो आप ही की जेब से जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? एम्प्लॉयर कॉस्ट कितनी हो गई? 1200 रुपीज। सिर्फ ये फर्क है कि पहले आप 1200 सीधा सीधा एम्प्लॉय के हाथ में पकड़ा देते थे, अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसके दो हिस्से कर दो,
1080 जो है 1080 जो है वो एम्प्लॉय को पकड़ा दो और एम्प्लॉय का खाता हमारे पास खोल दो प्रोविडेंट फंड में और वहां पर उसके 120 रुपए जमा करा दो। और इस पर पूरा राइट एम्प्लॉय का है, पूरा राइट एम्प्लॉय का इस 120 रुपीज पर, आपका अधिकार नहीं है। बोलो बात समझ आती है इसके अंदर में? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर हमारी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए 1080, विच इज रॉन्ग। हमारी लेबर कॉस्ट यहां पर है 1200 रुपीज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीसी। सीटीसी भी बोलते हैं बेटा। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी, या मैं कह सकता हूं इसको ग्रॉस वेजेस। जो ग्रॉस वेजेस मैं पे कर रहा हूं वो है 1200 रुपीज, दैट इज नॉट 1080, दैट इज 1200 रुपीज। तो मेरी लेबर कॉस्ट यहां पर है 1200 रुपए। बात समझ आ गई इतनी? यहां पर बात समझ आती है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं बेटा। हाँ जी बताएं खुशी, यहां तक क्लियर है बेटा? फिर आगे चलें। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया, ये काम तो आपने बहुत ही बढ़िया किया। क्या बढ़िया किया? कि आपने एम्प्लॉय का फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। आपने एम्प्लॉय के फ्यूचर को सिक्योर कर दिया, नहीं तो वो कभी सेविंग नहीं कर पाता। और मुद्दे की बात है, ये बात तो आप भी मानते हो कि क्या एम्प्लॉय लेबर क्लास अपनी सेविंग कर पाएगा? आपको लगता है कि उसको जितने पैसे मिलेंगे वो घर जाकर में से कुछ पैसे निकाल करके सेव करेगा? ना जी ना, सब उड़ जाएंगे पैसे, है ना, सारे पैसे उड़ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा काम किया एम्प्लॉयर ने कि कुछ पैसा माइनस करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब गवर्नमेंट ने कहा एक बात सुनो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एक बात सुनो, आप कितने पैसे देते हो उसको? जरा ध्यान से देखो, जरा दोबारा मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। कहते कि आप कितने पैसे देते हो? आपने कहा जी हम बेसिक वेजेस देते हैं उसको 100 रुपए इंटू 8, 800 रुपए। इसके अलावा जी हम उनको डीएनएस अलाउंस भी देते हैं जो हर साल बढ़ता भी रहता है। अभी हम उसको 50% डीए देते हैं जो 400 रुपए है। टोटल 1200 रुपए हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा एक बात बताओ यार, एम्प्लॉय का 120 रुपया आप हर बार काटते हो 10%, है ना, और वो जमा कराते हो। क्यों ना एक काम किया जाए, एम्प्लॉय आपके लिए पूरी जिंदगी दाव पर लगा रहा है, पूरी जिंदगी वो आपकी कंपनी के लिए लगाएगा, पूरी जिंदगी वो मेहनत करेगा आपके लिए। एक ही जिंदगी मिली है उसको, वो पूरी जिंदगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा रहा है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके फ्यूचर के लिए आप भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो? सोच के देखना, सोचना जरा। गवर्नमेंट ने कहा कि एक एम्प्लॉई जो आपकी फैक्ट्री में आ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने पर्सनल सेक्रीफाइस कर रहा है, पूरी जिंदगी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए लगा रहा है, तो क्या आपका कोई मुद्दा नहीं बनता कि आप उनके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो? देखो प्रेजेंटली तो दे रहे हो आप, उसमें कोई दो राय नहीं है, अभी जो वो मेहनत कर रहा है उसमें तो आप दे रहे हो, वी एग्री, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए भी तो कुछ दो ना, उसके बच्चों के लिए, उनकी शादी के लिए, उसके बुढ़ापे के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो गवर्नमेंट ने कहा जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना आपको भी अपनी जेब से डालना चाहिए। दोबारा सुनिए मेरी बात, ये हमने वर्ड पढ़ा था एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप भी ये काम करो, उनके फ्यूचर के लिए इतना ही पैसा आप भी डाल दो प्रोविडेंट फंड में, अभी के लिए नहीं, उसके बुढ़ापे के लिए। तो एम्प्लॉइज ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम आज से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे टू प्रोविडेंट फंड विच इज 10%, दैट इज 120 रुपीज। तो अब मुझे बताएं ये टोटल कितना हो गया बेटा? 1320। अब मुझे बताएं यहां पर अगर मैं लेबर कॉस्ट जोड़ूं तो वो कितनी होगी? 800, 400, 1200, 120 और 1320।
बताओ बेटा। $13.20। अब हमारी कॉस्ट यहां पर बढ़ गई, कितनी हो गई? 1320। कितनी होगी बेटा? 1320। क्योंकि हमने बात मान ली, हमने कहा कि हाँ एम्प्लॉय जो है वो ह्यूमन है, इमोशनली हमसे जुड़े हुए हैं, पूरी जिंदगी वो हमारे साथ लगा रहे हैं, तो उनके फ्यूचर को, बुढ़ापे के बारे में सोचना भी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है। अच्छा एक बात और, फिर वही बात रिपीट करता हूं, सर कॉस्ट बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? हम तो कॉस्ट कम करना चाहते हैं। एक बात सोचो बेटा, जब एक एम्प्लॉय को यह पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा प्रेजेंट भी सिक्योर है और फ्यूचर भी सिक्योर है, तो क्या वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा? सोच के देखो, क्या वो ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेगा? क्या वो आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं उसको कम करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अब दो कंट्रीब्यूशन हो गए, जरा ध्यान से समझो, दो कंट्रीब्यूशन। अब फिर यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर दो हिस्से होंगे, एक जो आप एम्प्लॉय को दोगे, एक जो आप प्रोविडेंट फंड में डालोगे। बताइए एम्प्लॉय के हाथ में कितने पैसे जाएंगे? बताइए, और प्रोविडेंट फंड में कितने पैसे जाएंगे? दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। टोटल ग्रॉस वेजेस हमने 1320 रुपीज पे करने हैं, अब एम्प्लॉय के हाथ में कितने पैसे जाएंगे? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। बताओ बेटा। बताइए बताइए। नो आइडिया, गेस करो। यस खुशी, निशा गेस करो, लॉरिया। अभी एम्प्लॉय के हाथ में कितने पैसे जाएंगे इस केस में? मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, इस प्रेजेंट केस में हमारी जो ग्रॉस कॉस्ट है, कॉस्ट टू कंपनी, वो 1320 रुपीज है। अब मैं जो एम्प्लॉय को पैसे दूंगा वो कितने दूंगा? उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे बेटा? एम्प्लॉय के हाथ में कितने पैसे आएंगे और प्रोविडेंट फंड में कितने जाएंगे? निशा से सर 1200 रुपए जो है एम्प्लॉय के हाथ में आएंगे और प्रोविडेंट फंड जाएगा 120, जो बिल्कुल गलत है। क्यों सर? अभी साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर में, जरा ध्यान से देखो बेटा, अभी भी एम्प्लॉय के हाथ में उतने ही पैसे आएंगे जितने पहले आ रहे थे, क्योंकि ये वाले 120 रुपीज हम जमा कराएंगे गवर्नमेंट को, प्लस जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था पिछले क्वेश्चन में वो भी तो गवर्नमेंट को जमा कराना है। बात समझ आई? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर कर रहा है। एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन करेगा, जो उसका हिस्सा 10% गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो भी तो 120 है बेटा। एम्प्लॉई तो करा नहीं रहा, अपने बुढ़ापे के बारे में सोच नहीं रहा, तो आप कैसे सोचोगे? पहले एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा तभी तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे। तो यहां पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था 120, इसको बोलेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो विच इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये दोनों जाएंगे प्रोविडेंट फंड में और हम उसको पे करेंगे 1080। यानी पहले भी उसको इतने ही मिल रहे थे और अब भी उसको उतने ही मिल रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि उसके बुढ़ापे के पहले 120 रुपए जुड़ रहे थे, अब 240 रुपए जुड़ रहे हैं। पहले वो अकेला अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ रहा था, अब ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ रही है। और जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा वो ये पड़ा, पहले जो कंपनी की कॉस्ट थी वो केवल 1200 रुपए थी, अब कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है, वो हो गई 1320 रुपीज। बोलो ये बात समझ आती है इतनी सी बेटा? इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। यस खुशी बेटा बताएं बच्चों। पहले कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को थी 1200, अब हो गई 1320, क्योंकि अब हमने एक और कॉस्ट अपने लिए बांध ली, वो थी उसके बुढ़ापे के लिए पैसा सेव करना, प्रोविडेंट फंड का। पहले वो केवल अकेला खुद अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ रहा था, अब हमने भी जोड़ना शुरू कर दिया उसके लिए।
पहले 120 जा रहे थे उसके बुढ़ापे के लिए, अब 120 प्लस 120 240 जा रहे हैं। पैसे अब भी उसको 1080 मिलेंगे। जोड़कर देख लो इन दोनों को बेटा, 1080 प्लस 240 दैट कम्स आउट 1320। ऑफ कोर्स उसको ग्रॉस 1320 रुपए जा रहे हैं उसके पास में, जिसमें इन हैंड उसके पास आएंगे 1080 और प्रोविडेंट फंड में जाएंगे 240 रुपीज। बोलो यहां तक बात समझ आती है बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, फिर से उसी डेफिनेशन पर आते हैं। इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरी, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट्स फॉर ओवर टाइम। ऑफकोर्स कोई भी अगर हम ओवर टाइम वो कर रहा है तो वो भी हमारी ग्रॉस कॉस्ट में जुड़ जाएगा और हम उसको पे करेंगे। अब एक काम करते हैं, ओवर टाइम के ऊपर में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अभी हमने इस कंसेप्ट को समझा, अलाउंसेस को, ठीक है। अब हम समझेंगे ओवर टाइम के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें सारे कंसेप्ट जो है एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट के एटलीस्ट सिंगल पॉइंट में एक एक पॉइंट तो क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। अगर मान लो, पहले एक मिनट इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है अदर वेलफेयर फंड्स। इसका मतलब क्या है? क्या प्रोविडेंट फंड के अलावा भी कोई वेलफेयर फंड हो सकता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है? जी हां, कर सकता है बेटे। पहले इस एग्जांपल को थोड़ा और ले लेते हैं आगे। मान लो यहां पर हमने उसके बुढ़ापे की केयर तो कर ली बेटा, बुढ़ापे की केयर कर ली, लेकिन अगर वो जॉब के दौरान बीमार हो गया तो उसकी केयर कौन करेगा? अगर वो जॉब के दौरान बीमार हो गया तो उसकी केयर कौन करेगा? इसके लिए एक एक्ट आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएसआई। हैव यू हर्ड ऑफ ईएसआई हॉस्पिटल? बताइए, आपने ईएसआई हॉस्पिटल का नाम सुना है बेटे? सुना है बेटा ईएसआई हॉस्पिटल? ईएसआई हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय ईएसआई में रजिस्टर्ड है उसका यहां पर इलाज मुफ्त में होता है बेटे। मतलब मैक्सिमम बीमारियां वो बिल्कुल मुफ्त में होती है, फ्री होती हैं। कुछ एक में बहुत बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है, मतलब जहां वो 50,000 रुपए खर्चा आना है वहां 500 रुपए खर्चा आना है। अब इससे क्या होता है, ईएसआई हॉस्पिटल से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी बेटा, मैं ही कह रहा था आपसे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का मतलब यह है कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय का ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसका जो खर्चा है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसकी एक फीस जाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई, जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर में कॉस्ट बढ़ गई थी, ऐसे ईएसआई में बढ़ गई हमारी कॉस्ट। लेकिन इससे एम्प्लॉय को फायदा क्या हुआ कि अब एम्प्लॉय सुरक्षित हो गया कि कभी भी अगर वो बीमार हो जाता है किसी भी वजह से तो उसका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, ठीक है, या ना के बराबर कॉस्ट में हो जाएगा। अब उसका जो प्रीमियम है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो अगर ये हम एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, बताओ, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं,
बेसिक वेजेस हम पे कर रहे थे 100 इंटू 8, 800 रुपीज। डीए हमने पे किया 50% विच इज 400 रुपीज। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 10% विच इज 120। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI है 10% विच इज 120 अगेन। अब इस केस में बताएं हमारी ग्रॉस कॉस्ट क्या होगी। हां जी, हमारी CTC क्या होगी, कॉस्ट टू कंपनी क्या होगी, 800, 400, 1200 और 1440। यस खुशी, निशा, हमारी इस केस में जो कॉस्ट है वो कितनी होगी बेटा? अगर मैं लेबर कॉस्ट यहां पर जोड़ू तो कितनी होगी मेरी बेटा? चैट रिफ्रेश कर देना एक बारी। जी हां, ग्रॉस कॉस्ट बतानी है बेटा। यस निशा, ग्रॉस कॉस्ट कितनी होगी बेटा? ग्रॉस कॉस्ट कितनी होगी बेटा? इस केस में हमारी ग्रॉस कॉस्ट CTC कॉस्ट टू कंपनी कितनी होगी बेटा? 800, 400, 1200 और 1440। 1440 परफेक्ट। यानी किसी भी तरीके का कोई प्रोविडेंट फंड हम जोड़ रहे हैं या कोई भी वेलफेयर फंड जोड़ रहे हैं, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा एम्प्लॉय कॉस्ट में हमने कोई भी फिजिकल कोई भी मेंटल ह्यूमन एफर्ट है तो हम उसको लेबर कहेंगे और जो पर्सन कर रहा है उसको लेबरर बोलेंगे। और यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट सिनोनिम्स है, दोनों को हम ऐसे ही यूज करते हैं, तो इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेबर कॉस्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय कॉस्ट ऑल्सो। उसमें क्या क्या आएगा, वेजेस, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट चाहे वो पेड हो चाहे वो पेबल हो, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो टेम्पररी हो, वो इंक्लूड होगा। चाहे हम उसको कैश में पे कर रहे हैं या काइंड में पे कर रहे हैं। फिर हम यहां पर आकर रुक गए, हमने कहा कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। हमने उसका एग्जाम्पल लिया, पहला वेजेस और सैलरी, दूसरा कोई भी अलाउंसेस हैं, कोई भी इंसेंटिव्स हैं जो हम उसको दे रहे हैं, जैसे हमने DNS अलाउंस दिया तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। कोई अगर हम ओवर टाइम पे कर रहे हैं तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कोई हम PF में डाल रहे हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और अगर हम कोई वेलफेयर फंड्स और कोई बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हम एम्प्लॉय का कर रहे हैं, दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। अब हम बात कर रहे थे पेमेंट ऑफ ओवर टाइम्स। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे एंड हाउ इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने बेटा। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम सबसे पहले। कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस। नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस कैलकुलेट करने हैं पेबल टू ए वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेज, आवर्स वर्कड, मंडे को वो 8 घंटे काम करता है, ट्यूसडे को 10 घंटे,
वेडनेसडे को 9 घंटे, थर्सडे को 11 घंटे, फ्राइडे को 9 आवर्स, सैटरडे 4 आवर्स और नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स पर डे। यानी कि रोज के जो काम करने के आवर्स हैं वो है 8 आवर्स पर डे। नॉर्मल रेट क्या है बेटा पेमेंट का? 50 पैसा पर आवर हम उसको पे करते हैं पर आवर का। ओवर टाइम कैसे पे करते हैं? अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट सिंगल रेट एंड ओवर 9 आवर्स इन अ डे एट डबल रेट। अरे क्या मतलब है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर 8 घंटे जो है वो नॉर्मल टाइम है एक एम्प्लॉय के काम करने का, और कभी कभार वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेता है तो हम उसको ओवर टाइम नहीं मानते। जैसे 8 घंटे काम कर रहा है, थोड़ा देर हो गई, थोड़ा एक्स्ट्रा काम था, एक्स्ट्रा प्रेशर था, काम कुछ पेंडिंग था, 8 के 8.5 घंटे काम कर लिया या उसने 8.25 घंटे काम कर लिया, अगर वो 9 घंटे तक काम करता है तो हम उसको ओवर टाइम नहीं मानते। लेकिन 9 घंटे के बाद अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको ओवर टाइम मानते हैं और हम उसको डबल रेट पे करते हैं। आई रिपीट, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अप टू 9 आवर्स इन ए डे एट सिंगल रेट। सिंगल रेट का मतलब जिस रेट पर आप उसको नॉर्मली पे कर रहे थे आप उसी रेट पर उसको पे करोगे। लेकिन अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है ओवर 9 आवर्स इन ए डे एट डबल रेट तो आप उसको डबल रेट पर पे करोगे। अब क्या सर ये 9 आवर्स 8 आवर्स क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा बेटा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। किसी कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि वो 8 आवर्स तक नॉर्मल माने और 8 आवर्स के बाद में ओवर टाइम का रेट एप्लीकेबल हो जाए। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट बेटा? मेरी बात समझ आ रही है? आप इसको स्टैंडर्ड मत मान लेना कि 8 घंटे नॉर्मल डे टाइम होता है और 8 से 9 घंटे में ओवर टाइम नहीं मानते और 9 घंटे के बाद ओवर टाइम देते हैं। नहीं, ये केवल इस कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, हर कंपनी की कॉस्ट कैलकुलेशन अलग होगी, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होगी। कोई कंपनी प्रोविडेंट फंड देगी, कोई नहीं देगी। कोई ईएसआई में कंट्रीब्यूट करेगी, कोई नहीं करेगी। कोई ओवर टाइम 9 घंटे के बाद देगी, कोई 8 घंटे के बाद देगी। कोई हो सकता है कि सैटरडे काम करने पर ओवर टाइम दे दे कि आप सैटरडे छुट्टी का दिन होता है हमारे लिए, आप काम कर रहे हो पूरे दिन का ओवर टाइम देंगे हम, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई पर्सन संडे को काम करने आए छुट्टी वाले दिन, तो पूरे दिन में वो जितने घंटे काम कर रहा है हम उसको डबल पे करें, ऐसा भी हो सकता है। बट ये टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बेटा, बिकॉज ऑल दिस विल डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो सर हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कॉस्ट को निकालना और उसको एलोकेट करना। देखो, हमारा काम पॉलिसी बनाना नहीं है, वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट हियर। हमें कॉस्ट निकालनी है भैया, आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी पे करो, अवर वर्क इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट, सिंपल एज सच, और उसको एलोकेट करना कि डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा कि इनडायरेक्ट में जाएगा, दैट्स इट। हमारा तो इतना काम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, और up to 48 hours at a single rate and over 48 hours at a double rate, whichever is more beneficial to the workman। कंपनी ने ये एक पॉलिसी बना रखी है कि रोज अगर आप 9 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो हम आपको ओवर टाइम देंगे, और अगर आपने वीक में, एक हफ्ते में अगर आपने 48 घंटे से ज्यादा काम किया, ठीक है, 48 आवर्स से ज्यादा काम किया, तो भी हम आपको ओवर टाइम पे करेंगे। और आपकी चॉइस है कि आप डे रेट पर अपना ओवर टाइम लेना चाहते हो कि वीकली रेट पर। नहीं समझ आ रहा? नहीं, क्या क्या कह रहे हो सर? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। अभी आप इसको छोड़ दो, नीचे वाले पार्ट को। अभी आप सिर्फ इतना करोगे कि अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो हम नॉर्मल पे करेंगे, 8 से 9 घंटे यानी 9 घंटे तक काम कर रहा है तो सिंगल रेट मतलब सेम रेट लगेगा। अगर 9 घंटे से ज्यादा वो काम कर रहा है तो हम उसको डबल रेट पर पे करेंगे। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है यहां पर, नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या करना है? नॉर्मल वेजेस कितने हैं और ओवर टाइम वेजेस कितने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि नॉर्मल वेजेस कैसे आएंगे सर और ओवर टाइम वेजेस कैसे आएंगे। यहां पर एक कॉलम बनाया सबसे पहले डेज का,
डेज है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, और अब हम यहां लिखेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क कितना किया उसने, आवर्स वर्कड उसने कौन कौन से दिन कितने कितने घंटे काम किया। मंडे को उसने काम किया 8 आवर्स, और ट्यूसडे को काम किया 10 आवर्स, वेडनेसडे को काम किया 9 आवर्स, थर्सडे को काम किया 11 आवर्स, और फ्राइडे को उसने काम किया 9 आवर्स, और सैटरडे को काम किया 4 आवर्स। ठीक है, टोटल उसने एक वीक में कितने घंटे काम किया बेटा, टोटल करो, 18 प्लस 9 27 और 38 और 47 प्लस 4 51 आवर्स। इसने जो टोटल काम किया 51 आवर्स काम किया, और ये हमें डे का शेड्यूल दे रखा है कि मंडे को कितना काम किया, ट्यूसडे को कितना काम किया, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को कितने आवर्स उसने काम किया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल आवर्स, यानी कि नॉर्मल आवर्स कितने बेटा, 8 घंटे। तो मंडे को नॉर्मल आवर्स थे 8 आवर्स, ट्यूसडे को 8 आवर्स। चलिए साथ साथ एक काम करते हैं, सिंगल रेट और डबल रेट आवर्स भी निकाल लेते हैं, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी, मंडे को एम्प्लॉय ने 8 आवर्स काम किया, और नॉर्मल आवर्स कितने हमारे 8 आवर्स, तो सिंगल रेट तो कहीं अप्लाई होगा ही नहीं, और ना ही डबल रेट होगा, है ना, क्योंकि वो 8 आवर्स नॉर्मल है और उसने काम भी 8 आवर्स ही किया है। ट्यूसडे को उसने 10 घंटे काम किया, 8 घंटे हमारे नॉर्मल होते हैं, और 1 घंटे में हम जो है सिंगल रेट अप्लाई करते हैं, और उसके बियॉन्ड अगर वो काम करता है तो हम डबल रेट पे करते हैं, तो 1 आवर आ गया डबल रेट में। बात समझ आती है बेटा। हमने जो 10 आवर्स उसने ट्यूसडे को काम किया उसको एलोकेट कर दिया कि 8 आवर्स तो नॉर्मल है, 1 आवर सिंगल रेट पर होगा यानी सेम रेट पर होगा, और 1 आवर होगा हमारा डबल रेट पर, क्योंकि वो 9 घंटे के बियॉन्ड काम कर रहा है, और कंपनी की पॉलिसी है इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स बियॉन्ड 9 आवर्स वी पे हिम डबल। क्लियर होगी बात यहां पर बेटे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, गुड। वेडनेसडे को 9 आवर्स काम किया, 8 आवर्स तो हमारे हो गए नॉर्मल आवर्स, 1 आवर हो गए हमारा सिंगल रेट, और डबल रेट के लिए उसने काम किया ही नहीं, क्योंकि टोटल उसने 9 आवर्स काम किया। थर्सडे को उसने 11 आवर्स काम किया, जिसमें से 8 आवर्स हमारे नॉर्मल थे, और 1 आवर सिंगल रेट था, 8 प्लस 1 9, और 2 आवर्स उसने एक्स्ट्रा काम किया फॉर विच वी विल पे हिम डबल। फ्राइडे को 9 आवर्स थे, 8 आवर्स काम किया उसने नॉर्मल पे, और सिंगल रेट पर काम किया 1 आवर, और नो डबल रेट, क्योंकि 9 घंटे की बियॉन्ड उसने काम नहीं किया। सैटरडे को उसने 4 आवर्स ही काम किया बेटा, तो नॉर्मल आवर्स कितने हो गए 4 आवर्स, नो सिंगल रेट नो डबल रेट। अब निकालो नॉर्मल आवर का हम कितना पे करेंगे, सिंगल रेट पर हम कितना पे करेंगे, और डबल रेट पर हम कितना पे करेंगे। फोर्टी 4 आवर्स हमारे हैं जिस पर हम नॉर्मल आवर्स के हिसाब से पे करेंगे, 4 आवर्स है जिस पर सिंगल रेट के हिसाब से हम पे करेंगे, और 3 आवर्स है जिस पर हम डबल रेट पर पे करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस निशा, खुशी, बताए मेरे को, ये एलोकेशन समझ आ रहा है आवर्स का, आवर्स का एलोकेशन समझ आ गया बेटे कि आवर्स को हमने कैसे एलोकेट किया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल वेजेस का रेट क्या है हमारा, नॉर्मल वेजेस का रेट है हमारा 0.50 पर आवर, यानी 50 पैसा पर आवर।
सिंगल रेट का हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो है 0.50 पर आवर, और डबल रेट पर जो हम पे करते हैं दैट इज डबल, दैट इज ₹1.00 पर आवर। ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है। अब इस पेमेंट स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे खुशी, हम इनका टोटल वेजेस निकालेंगे। टोटल वेजेस में सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल वेजेस, एंड नॉर्मल वेजेस कितने हमारे 44 आवर्स के हैं। 44 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.50, दैट कम्स आउट ₹22.00। फिर हम निकालेंगे सिंगल रेट वेजेस, या सिंगल रेट ओवर टाइम कह सकते हो आप, और वो था हमारा 4 आवर्स का, रेट है 0.50, तो जो हम सिंगल रेट ओवर टाइम पे करेंगे दैट इज ₹2। फिर हम डबल रेट पर ओवर टाइम पे करेंगे, उसमें हमारे पास है 3 आवर्स, रेट हमारा ₹1 का, यानी हम पे करेंगे ₹3, और ये आगे हमारे टोटल वेजेस जो हम पे करेंगे 22 + 2 24 + 3 27, यानी ओवरऑल वी आर गोइंग टू पे ₹27। यहां तक कोई डाउट है तो पहले आप वो पूछ सकते हैं, देन ओनली देन आई विल प्रोसीड। यहां तक आप पूछ सकते हो, ओनली देन आई विल प्रोसीड। क्लियर है? नोट कर लिया खुशी? चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने एम्प्लॉय को छूट दे रखी है कि अगर आप ऐसे पेमेंट नहीं लेना चाहते तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि अगर आप 48 घंटे तक तो सिंगल रेट से पेमेंट ले लो और 48 घंटे के बाद डबल रेट से पेमेंट ले लो। आपको जो भी ऑप्शन अच्छी लगती है वो आप अवेल कर सकते हो। देखो, ओवर टाइम एम्प्लॉई करता है तो हमने उसको 2 छूट दे रखी है। या तो आप डेली बेसिस पे ले लो, आप 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो, आप हमसे ओवर टाइम ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक काम करो, हफ्ते के बाद कैलकुलेट कर लो, अगर 48 घंटे से ज्यादा आप काम कर रहे हो तो जितना ज्यादा काम कर रहे हो सीधा डबल रेट। अरे बाप रे, बात समझ आ रही है? मतलब यहां तो हमने कहा था कि 8 से 9 घंटे काम करोगे तो हम सिंगल रेट लगाएंगे, 9 घंटे के बाद काम करोगे तो ओवर टाइम देंगे आपको। या एक काम करो, अगर हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा आपने 1 घंटा भी काम किया ना, सीधा डबल रेट। अब तुम ये देखो, तुम्हें हम बेनिफिट किस में है, तुम्हें जिसमें बेनिफिट हो हम उसमें आपको ओवर टाइम पे कर देंगे। वाह भाई वाह, एम्प्लॉय तो बड़ा खुश है। अब हमें ये निकालना है कि हम एक्चुअल में एम्प्लॉय को क्या, एम्प्लॉय कौन सा एक्सेप्ट करेगा, पहले वाला या दूसरे वाला। पहले वाला तो हमने निकाल लिया कि अगर वो ये ऑप्शन चूज करता है 9 आवर्स पर डे वाली, है ना, तो उस केस के अंदर में यानी डेली बेसिस पर तो हमने निकाल लिया कि उसको कितना वेजेस मिलेगा। अब हम निकालेंगे वीकली बेसिस पर उसको कितना वेज मिलता है। फिर हम देखेंगे एम्प्लॉय को क्या चूज करना चाहिए। ये तो टोटल वेजेस हो गया डेली बेसिस पर। अब हम निकालेंगे टोटल वेजेस वीकली बेसिस पर। और भैया सिंपल सी बात है, यहां पर एम्प्लॉय को जो ऑप्शन अच्छी लगे वो अवेल कर सकता है। हाँ जी, वीकली बेसिस पर हम उसको नॉर्मल वेजेस देंगे अप टू 48 आवर्स। हमने कहा आप सिंगल रेट से पेमेंट ले लो 0.50 के हिसाब से। कितना हो गया बेटे? 24 रुपीज। और बियॉन्ड 48 आवर्स, यानी आप जो ओवर टाइम कर रहे हो बियॉन्ड 48 आवर्स, टोटल आवर्स उसने काम कितना किया वीक में? वीक में उसने काम किया 51 आवर्स। देखो जरा, उसने एक हफ्ते में काम किया 51 आवर्स, यानी कि अब 48 आवर्स के बाद कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया? ओवर टाइम कितना है? 51 - 48।
उस पर आप डबल रेट ले लो हमसे। डबल रेट मतलब 1 रुपए का रेट। तो 51 माइनस 48 उसने ओवर टाइम कितना लगाया वीकली बेसिस पर? 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाया, और 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पर उसको कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए। तो अभी उसको कितने मिलेंगे? 27 रुपीज। अरे ये तो सेम आ गया सर, ये बाय डिफॉल्ट सेम आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये सेम ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर एम्प्लॉय के पास दोनों चॉइस हैं, इसको ऑप्ट करने की और इसको ऑप्ट करने की। बाय डिफॉल्ट कोइंसिडेंस कह सकते हो कि दोनों में ही 27 रुपीज आ रहा है। अगर मान लो यहां पर 28 रुपीज आ जाता तो क्या होता बेटे? एम्प्लॉय होता तो वो कौन सा चूज करता? डेली बेसिस पर वेजेस लेता या वीकली बेसिस पर लेता? मुझे बताओ बेटा। अगर ये 27 की जगह वीकली बेसिस में हमारा वेजेस आ जाता 28 रुपीज बाय चांस, ये तो कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, ये 28 29 भी हो सकता था। तो उस केस में अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप क्या चूज करोगे? डेली बेसिस पर वेजेस लेना या वीकली बेसिस पर बेटा? बताओ बेटे, व्हाट वुड यू प्रेफर? आप क्या प्रेफर करोगे, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर? यस निशा, खुशी, आंसर नहीं आया बेटा। व्हाट वुड यू प्रेफर बेटा? डेली बेसिस पर प्रेफर करोगे, क्यों बेटा? डेली बेसिस पर तो आपको 27 मिल रहे हैं निशा, और वीकली बेसिस पर अगर आप प्रेफर करोगे तो 28 मिलेंगे। तो आपको वीकली बेसिस पर ज्यादा वेजेस मिल रहे हैं बेटा। आप सोचो ना बेटे, भाई मैंने दोनों तरीके से वेजेस कैलकुलेट किए, अभी तो सेम आ रहा है, बाय चांस की बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो वीकली बेसिस पर ये 27 की जगह अगर आंसर आ रहा होता 28 और 29, तो आप क्या प्रेफर करते? तब आप प्रेफर करते कि सर हमें वीकली बेसिस पर वेजेस दे दो, तो हमारी कॉस्ट जो हो जाती। हाँ, अब समझ आया बेटे? तो यहां पर हमने एम्प्लॉय को चॉइस दे रखी है कि आप दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हो, डेली बेसिस पर भी और वीकली बेसिस पर भी। दोनों में जो भी आपको प्रेफर लगता है आप उस तरीके से ओवर टाइम हमसे ले सकते हो। तो हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल टेक इट विच एवर इज हायर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई भी एम्प्लॉय इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि भैया उसको वीकली पे ज्यादा मिल रहा है, बोलेगा नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। है ना निशा? क्यों खुशी? आपको लगता है क्या कोई इतना बेवकूफ होगा कि उसको सेम काम के डेली बेसिस पर 27 रुपीज मिल रहे हैं और वीकली बेसिस उसको 30 मिल रहे हैं, तो बोलेगा नहीं मुझे 30 नहीं चाहिए, मुझे 27 चाहिए? कोई भी नहीं करेगा ना। तो इस हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो हायर ऑफ दी बोथ होगी। दोनों में जो भी हायर होगा उसको हम अपनी कॉस्ट मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग बहुत चालाक होता है, वो कभी कम में सेटल डाउन नहीं करेगा, वो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेगा। तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाउ वी आर गोइंग टू पे फॉर द ओवर टाइम वेजेस। बोलो इतनी बात समझ आती है? बोलो मेरे बेटा, आपको छोटी छोटी बात समझ आती है? मेरा मेन मकसद क्या है मैंने आपको बताया। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके जाना, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं पॉइंट्स को मैंने डिटेल में करना है बेटे। ठीक है ना? आगे चलकर इसी को हम लोग और डिटेल में जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी छोटी छोटी बातें समझ आएंगे तो आगे आपको करने में बड़ा आसानी लगेगी। चलिए अब आते वापस उस थ्योरी पार्ट के ऊपर जहां से हमने शुरू किया था। हमने कहा था इट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर वेलफेयर फंड्स, अदर बेनिफिट्स लाइक लीव विद पे, फ्री और सब्सिडाइज फूड, लीव, ट्रेवल कंसेशन एटसेट्रा। मतलब कुछ भी बेनिफिट अगर हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, मान लो मैं छुट्टी दे रहा हूं संडे की, ऑब्वियसली संडे की छुट्टी होती है एम्प्लॉयज की नॉर्मली, अब हम संडे का भी पे कर रहे हैं उनको,
तो क्या वो लेबर कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा? सोच के देखो जरा। मैं मंथली सैलरी पे कर रहा हूं, मंथली सैलरी पे कर रहा हूं, बट संडे को तो छुट्टी होती है, संडे को तो कोई काम नहीं करता एम्प्लॉई, संडे को हमने छुट्टी दे रखी है, तो क्या वो जो मैंने लीव दी है उसको विद पे, क्या वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बताओ, सोच के देखो, बड़ा नॉर्मल सी बात है। क्या वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल पार्ट होगा। इसलिए हमने यहां लिखा इंक्लूड्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं सर, इंक्लूड होती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दो इसके ऊपर, है ना। और सर एक बात समझ नहीं आई हमारे को कि अगर ये हम इसको बिना काम कराए पे कर रहे हैं तो वो कॉस्ट जाएगी कहां पर, हम उसको कैसे कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे, है ना। तो चलो उसके लिए पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद कराऊंगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जाएगा कहां और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सेम बात आती है बेटा, हम यहां पर ये देखेंगे कि जो भी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये इस पर डिपेंड करेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है बेटा, जरा समझिए मेरे साथ में, फिर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा, ये कह रहा है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज द कॉस्ट इंकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उस पर हम जो भी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, वो सारी की सारी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगी। और कॉस्ट इंकर फॉर पेमेंट टू द एम्प्लॉय हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे हमने कहा सुपरवाइजर है, अब सुपरवाइजर पूरी फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और जो लेबर डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगा रही है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड। उसको आइडेंटिफाई करना और एलोकेट करना काफी आसान है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लेबर कॉस्ट और उसको एलोकेट कैसे करेंगे हम, वो हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो घबराने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अपोर्शन्ड ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। ये जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये हम करेंगे ओवरहेड के चैप्टर में, अगले चैप्टर में। समझ गए मेरी बात? यानी सर लेबर कॉस्ट में भी हमारा सारा फोकस किस पर होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर, इनडायरेक्ट पर नहीं। क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहां चली जाएगी हमारी? ओवरहेड्स के अंदर में। याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, और इनडायरेक्ट हम ओवरहेड्स में लेके चले जाते हैं। तो ये हम करेंगे ओवरहेड्स में अपोर्शन कैसे करना है वहां पर सीखेंगे। अभी इस चैप्टर में हमारा सारा फोकस किस पर होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बेटा, अगर कोई आदमी 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एंड वी आर पेइंग इट 100 रुपीज पर यूनिट, तो भैया हम उसको पे करेंगे 1000 रुपीज। लेकिन अगर वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और 100 रुपीज के हिसाब से देंगे तो हम 800 देंगे। अगर वही पर्सन 8 यूनिट की बजाय 12 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है तो हम उसको देंगे 1200 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के हिसाब से घटेगी भी और बढ़ेगी भी। लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मे नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये मतलब कैसे? मान लो ये जो लेबर है, लेबर एक्स, लेबर वाई, लेबर जेड, इन तीनों के ऊपर हमने एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है और सुपरवाइजर को हम लोग पे करते हैं मान लो ₹12,000 पर मंथ। अब भैया ये तो इसका काम तो देखने का है।
अब आप 10 यूनिट बनाओ तब भी सुपरवाइज वही करेगा, आप 8 यूनिट बनाओ तो भी वो सुपरवाइज कर रहा है, आप 12 बनाओ तो भी सुपरवाइज कर रहा है। लेकिन क्या सुपरवाइजर की वजह से आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है? आंसर इज नो। मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऐसी एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मानते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? ओवरहेड्स के अंदर में। और इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम डील करेंगे कि इसको सॉल्व हमें कैसे करना है। इस चैप्टर में हमारा सारा फोकस किस पर होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। किस पर होगा बेटा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। अब व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है बेटा? देखो हमने कहा कि सर मकसद तो हमारा एक ही रहेगा शुरू से लेकर एंड तक कि हम एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें। कैसे करें सर? एक तरीका तो आपने बता दिया कि हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे करके हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो है वो कम आ जाएगी। क्या इसके अलावा भी और भी कोई तरीके हैं जिससे हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? आता है दिमाग में निशा खुशी? दिमाग में आता है ना कि क्या और भी कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सके? एक तरीका तो समझ आ गया एग्जाम्पल से। जी हाँ बेटे, और भी तरीके होते हैं जिससे हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। समझते हैं कैसे कर सकते हैं जरा। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इंकर्ड ऑन एम्प्लॉइज। ऑफकोर्स जो हम एम्प्लॉय पे कॉस्ट खर्च करते हैं उसको जब हम कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल, द कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन एम्प्लॉइज। बट एम्प्लॉय कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स। ओ सर, हमें ये बात समझ आती है कि यहां पर हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग इमोशनली जुड़ा होता है ना? होता है कि नहीं होता? ह्यूमन बीइंग इमोशनली जुड़ा होता है। कई बार उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता फिर भी वो काम करता है क्योंकि वो इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ है। उसकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी कर सकता है, आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है, लेकिन बोलता नहीं ये कंपनी मुझे दाल रोटी देती है, मैं नमक खाता हूं इसका, वो फिर भी जाता है और वो काम करता है। सो हमें यहां पर ये समझना होगा कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल हम ह्यूमन जो इमोशंस है उसको छेड़ के नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? सो द कंट्रोल एम्प्लॉय द कोस्ट वन हैज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहां पर। और हमने अंडरस्टैंड करके ये समझा कि जितना हम उसको मोटिवेट करते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो और ज्यादा काम करता है। और इन रिस्पेक्ट मतलब इन रिवर्ट में आप कह सकते हो हमारी जो पर यूनिट लेबर कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय कॉस्ट डज नॉट इंप्लाई कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ वेज बिल। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वेजेस बिल को कम कर दें। हम 10 रुपीज पर आवर दे रहे हैं, हमने इसको बोला हम 8 रुपीज पर आवर दे देंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करने का ये मतलब कतई नहीं है कि हम वेज बिल को कम कर दें। नॉट एट ऑल। इट ऑल्सो डज नॉट इंप्लाई दैट वेजेस ऑफ ईच एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। आप कहते हो सर वेजेस पहले से ही सबसे कम रखो, इतने कम रखो कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। आपको क्या लगता है आप वेजेस कम दोगे तो क्या सामने वाला दिल से मेहनत करेगा? सोच के देखो जरा। एक जॉब में 30,000 रुपए पर मंथ मिलना चाहिए, आपने मजबूरी का फायदा उठाकर एक एम्प्लॉय को 12,000 रुपए पर मंथ पे रख भी लिया, तो क्या आपको लगता है कि वो दिल से उतनी शिद्दत से काम करेगा? नहीं। तो यहां पर फेयर वेजेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम शुड बी टू कीप वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। हमारा एम क्या होना चाहिए कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। और यही हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, आपको याद होगा। हमने वेरी फर्स्ट एग्जांपल में यही किया था कि हमने यहां पर 60 रुपीज पर यूनिट को कम करके 52 रुपीज पर यूनिट पर लेकर आए। एम हमारा क्या होना चाहिए? लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम आ जाए। हमारे को सक्सेस मिल गई यार। हमारा पर्पस ही है सक्सेस पाने का। हमारा पर्पस ये कतई नहीं होना चाहिए कि हम वेजेस को कम कर दें, सैलरी को कम कर दें, इंसेंटिव को हटा दें। नहीं, आवर मोटो शुड बी
टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। जो भी आउटपुट हमारा निकल रहा है उसकी लेबर कॉस्ट को हम कम कर सकें। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराया बेटा, ये हमारा मेन मकसद है इसके अंदर। अब इसके लिए एक चीज और जिम्मेदार है बेटा, देखो ये जो लेबर कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां भी प्ले होता है बेटे। व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय कॉस्ट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको जो है प्रॉपर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है लेबर कॉस्ट में वो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है बेटा, इट्स नॉट व्यक्तिगत, प्लीज जरा ध्यान देंगे आप लोग, इट्स नॉट पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है जिसको व्यक्तिगत बोलते हैं। दिस इज पर्सनल, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय या हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी। तो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है बेटा, जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा, ये जो हमारे स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से एम्प्लॉइज को सर्च करता है। अब एक बात सोचो, अगर ये एचआर डिपार्टमेंट पहले ही नालायकों की भर्ती कर दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आपको लगता है एफिशिएंसी आ जाएगी? जो एम्प्लॉय आप ढूंढ करके ला रहा है ये एचआर डिपार्टमेंट, वो सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन वो इनएफिशिएंट है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे? सोच के बताओ बेटा। खुशी, निशा, अगर एचआर डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को भर्ती करना शुरू कर दे जो इनएफिशिएंट है, निकम्मे है, नकारा है, नालायक है, जिनको क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं है, ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे? बताओ बेटा, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल कहां से स्टार्ट होगी? सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट से। अगर वो पहले ही एफिशिएंट लोगों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, ऐसे लोगों को जो ट्रेन्ड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जिनको प्रोडक्शन की नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर सकते हो। दूसरा, ये जो एचआर डिपार्टमेंट है, ये उनको ट्रेनिंग अगर दे, उनकी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए, जितने भी नए लोग आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, मान लो जो न्यू एम्प्लॉई आ रहा है, उसको प्रोडक्शन हाउस में भेजने से पहले खुशी उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बेटा? अगर कोई भी नया एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, बजाय उसको सीधा प्रोडक्शन हाउस में भेजने के अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो, और अगर हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी टाइम टू टाइम वर्कशॉप कंडक्ट कराएं कि आप कम टाइम में ज्यादा काम कैसे कर सकते हो, लोगों से सुनवाएं, जो पर्सन मतलब अच्छा काम करते हैं, जो पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनसे सुनवाया जाए कि वो कैसे काम करते हैं, तो बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बाकी लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, तभी एक दिन में ये 8 की जगह 10 यूनिट बना के जाता है। तो बाकी लोगों को वर्कशॉप कराई जाए तो क्या उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी? क्या ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल करने का जो टारगेट है, क्या वो अचीव नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है, जो एम्प्लॉयज को ढूंढ के लाता है, अगर हम अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। और वही जॉब रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। देखो, जो कहीं ना कहीं प्रमोशन वर्ड आपने सुना होगा निशा, खुशी, वो एचआर डिपार्टमेंट इवैल्यूएट करके बताता है कि किस पर्सन का प्रमोशन होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो कहीं ना कहीं एचआर डिपार्टमेंट के पास सारा कंट्रोल रहता है एम्प्लॉइज का, उनका वेज पेमेंट बनाना, उनको पेमेंट करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, और किसको प्रमोट करना चाहिए, किसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो सारा किसके हाथ में होता है? एचआर डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। गॉट दिस पॉइंट बेटा? तो पहला डिपार्टमेंट जो हमारा इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करने में, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
ये आप पढ़ चुके हो मेरे साथ एक जगह पर, याद है आपको? कहां पर पढ़ा था सर हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में? आपको याद होगा जब हमने कहा था मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पढ़ा था हमने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर में कि मटेरियल को प्रोक्योर कैसे करते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप यही था, बिल ऑफ मटेरियल, याद है आपको? सबसे पहला स्टेप कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल भेजता है कि भैया ये सामान लेकर के ये वाला प्रोडक्ट बनाना है हमको। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एनालाइज करके मटेरियल डिपार्टमेंट को भेजता है कि कौन कौन सा मटेरियल लगाना है और आपको इस सामान को बनाना है। साथ ही साथ वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है पता है? यह भी बताता है कि किस टाइप के एम्प्लॉय होने चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किस टाइप का इंजीनियर चाहिए, किस टाइप की लेबर फोर्स चाहिए। यह भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करके बताता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि इस काम के लिए किस टाइप के लोग होने चाहिए जो इस प्रोडक्शन को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सारी प्लानिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होती है। अब सोचो एक छोटी सी बात, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी 40,000 कम से कम होगी, और वही काम एक ऐसा एम्प्लॉय भी कर सकता है जिसकी सैलरी केवल 25,000 है। अब हम तो फंस गए, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जिसकी सैलरी कम से कम 40,000 हो, जो वेल एजुकेटेड हो। अब वही काम एक कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहां पर हमारी कॉस्ट बढ़ गई? क्योंकि इसकी बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। बोलो खुशी, क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने प्लान जब की कॉस्ट वो पहले इंक्रीज प्लान कर ली, तो उसको कॉस्ट को कंट्रोल करना दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से ही ये इवैल्यूएट कर ले कि भैया कहां पर हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कहां पर कम पढ़ा लिखा इंजीनियर जो है हमारे सामान को बना सकता है, कहां पर हम कम क्वालिफाइड वर्कफोर्स से अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करा सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी हमारा ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को कंट्रोल करने का। ही प्रिपेयर्स प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब, ट्रेनिंग देता है, गाइडेंस देगा एम्प्लॉइज को, प्रोडक्शन को सुपरवाइज करेगा, टाइम एंड मोशन स्टडी को इवैल्यूएट करेगा और जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन करेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने में। फिर एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है बेटा, जो टाइम कीपिंग भी करता है और टाइम बुकिंग भी करता है। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में क्या कोई फर्क होता है बेटे? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग बेटा? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में क्या कोई फर्क होता है बेटे? बताए बेटा। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में कोई फर्क होता है मेरे बेटा? क्या फर्क होता है? देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं टाइम कीपिंग क्या होती है और टाइम बुकिंग क्या होती है। देखो जरा, एक एम्प्लॉय जो है वो 10 बजे आया और शाम को 6 बजे तक उसने काम किया। टोटल उसने कितने घंटे काम किया बेटे? 8 आवर्स वो आया, उसने काम किया। तो उसने 10 बजे एंट्री की ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर अपना अंगूठा लगाया, टाइम नोट हो गया। जब वो शाम को वापस गया, उसने अंगूठा लगाया 6 बजे का, तो हमें पता चल गया कि वो 8 घंटे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहा। अब हमने उसका जॉब कार्ड देखा कि वो 10 घंटे में कहां कहां पर रहा, तो उसमें लिखा था जॉब एक्स पर उसने लगाए 3 घंटे, जॉब वाई पर उसने लगाए 2 घंटे और जॉब जेड पर उसने लगाए 2 घंटे। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने उसको छूट दे रखी है कि वो 30 मिनट ले सकता है रोज के लंच ब्रेक के, और 10 मिनट का हम उसको रेस्ट देते हैं कि भैया हाँ लंच ब्रेक आपने कर लिया 30 मिनट्स का, 10 मिनट का कभी भी आप रेस्ट ले सकते हो। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है हमारा? ये जो 8 घंटे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहा, दिस इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। लेकिन क्या वो 10 घंटे एग्जैक्टली वो काम कर रहा था?
नहीं, 10 में से 3, 2 5 और 2 7, ये 7 आवर्स उसने काम किया है। ये हमने 7 आवर्स बुक किए, उसके बुक किए कि जॉब एक्स पर 3 घंटे, जॉब वाई पर 2 घंटे, जॉब जेड पर 2 घंटे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब हम जॉब एक्स का कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो लेबर कॉस्ट जोड़ेंगे। मान लीजिए हम उसको पे करते हैं 100 रुपीज पर आवर, तो जॉब एक्स के अंदर मैं लेबर कॉस्ट कितनी जोड़ दूंगा? 300 रुपए। जॉब वाई में लेबर कॉस्ट कितनी जोड़ दूंगा? 200 रुपए। और जॉब जेड में लेबर कॉस्ट कितनी जोड़ दूंगा? 200 रुपए, क्योंकि वी पे हिम 100 रुपीज पर आवर। लेकिन किंतु परंतु बट उसने काम, वो रहा तो 8 घंटे बेटा। अब मुझे सोच के बताना, क्या हम उसको 8 घंटे का पे करेंगे या इन 7 आवर्स का पे करेंगे? बेटा सोच के बताओ जरा। विल वी पे हिम फॉर 8 आवर्स और 7 आवर्स? सुबह 10 बजे आया, शाम को 6 बजे गया। जॉब एक्स पर 3 घंटे लगाए, वाई पर 2 घंटे, जेड पर 2 घंटे। 30 मिनट का उसने ब्रेक लिया, 10 मिनट का रेस्ट का टाइम हमने दे रखा है उसको। तो क्या हम उसको 8 घंटे का पे करेंगे या केवल इन 7 आवर्स का पे करेंगे? विल वी पे फॉर 7 आवर्स और 8 आवर्स? बताइए बेटा। 8 आवर्स पे करेंगे। परफेक्ट। अब ये देखिए जरा बेटा, क्या आप सोच सकते हो कि आप किसी एम्प्लॉय से काम करो, उसको लंच ब्रेक भी ना दो, उसको रेस्ट भी करने को ना दो? पॉसिबल नहीं है ना भाई। हम ह्यूमन बीइंग के साथ काम करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 10 बजे घुसा और काम शुरू, बिना ब्रेक के, बिना लंच के, बिना रेस्ट के लगा हुआ है वो। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहां पर बेटा हमारा जो 1 घंटा है वो हमारा कहलाएगा आइडल टाइम। क्या कहलाएगा बेटा? आइडल टाइम। और इस आइडल टाइम के अंदर में 1 घंटे में जो 40 मिनट्स है ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल आइडल टाइम, जो लगता ही लगता है। अब 20 मिनट्स कहां गए? 20 मिनट्स कहां गए भाई? 7 घंटे हमने बुक किया कि उसने काम किया, ठीक है। 40 मिनट्स तो हमने छूट दे रखी है, 30 मिनट लंच के, 10 मिनट रेस्ट के, हमें पता है। 40 मिनट्स तो नॉर्मल आइडल टाइम हो गया और 20 मिनट्स वेस्ट हुए, वो हमारा हो जाएगा अब नॉर्मल आइडल टाइम। इज दैट क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग तो हो गया हमारा 8 आवर्स छुट्टी, जब वो फैक्ट्री में एंटर हुआ, जब वो चला गया, 8 आवर्स, सिंपल, क्लियर। हम उसको पे कितने का करेंगे? 8 आवर्स का पे करेंगे। लेकिन वो जो उसने लेबर पुट की, हम उसको बुक कहां कहां करेंगे? ये दिस इज कॉल्ड टाइम बुकिंग, नॉट टाइम कीपिंग। फर्क समझ आया? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में क्या फर्क होता है? मैंने उसके पूरे 8 घंटे का एलोकेशन कर दिया। 3 घंटे मैं जॉब एक्स पर एलोकेट कर रहा हूं, 3 घंटे जॉब वाई पर, 2 घंटे जॉब जेड पर। उसके अलावा 40 मिनट्स नॉर्मल आइडल टाइम है, 20 मिनट्स एबनॉर्मल आइडल टाइम। और ये जो सारी कॉस्ट है इसको मैं एलोकेट कर दूंगा इस तरीके से। देखो मैंने उसको टोटल कितना पे किया बेटे? 8 इंटू 100, मैं उसको 800 रुपए पे करूंगा। अब इस 800 रुपए को मुझे एलोकेट करना है कि कौन कौन से कहां कहां पर जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम बुकिंग। दिस इज कॉल्ड टाइम बुकिंग। जरा देखो डिफरेंस क्या है। When the arrival, what is time keeping? When the arrival as well as departure time of labor is recorded, it is known as time keeping. Timekeeper is appointed who heads the timekeeping department. Timekeeper होता है जो टाइम रिकॉर्ड करता है कब आए और कब गए. But what is time booking? Time that is spent by a worker in a day of various alternate jobs is calculated. कि उसने जॉब एक्स पर कितना काम किया, जॉब वाई पर कितना काम किया, जॉब जेड पर कितना काम किया. That is called time booking. It is a system by which time spent by a worker on various jobs, order or contract is
कैलकुलेटेड। अगर किसी ऑर्डर पे काम किया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, तो हम उसके हिसाब से उसका टाइम बुक करेंगे। पर्पस क्या होता है बेटा? टाइम कीपिंग का पर्पस होता है प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द पेरोल डिपार्टमेंट दैट असिस्ट इन वेज पेमेंट। क्योंकि बेटा पेमेंट तो हम उसको उतने की करेंगे ना जितने घंटे वो फैक्ट्री में रहा। वो सुबह 10 बजे आया, 8 बजे गया, 6 बजे गया, 8 घंटे उसने काम किया, हम पे तो उसको 8 घंटे का ही करेंगे। अब उस 8 घंटे में वो खाली बैठा रहा, पर्टिकुलर किसी जॉब पे काम करता रहा, अब खाली भी बैठा रहा तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, अबनॉर्मल भी हो सकते हैं। नॉर्मल का मतलब है वो रेस्ट कर रहा था, लंच टाइम था। अबनॉर्मल का मतलब है पावर फेलियर हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मान लो बिजली चली जाए, लेबर खाली बैठे हो, तो क्या आप उसको पे नहीं करोगे? सोच के बताओ बेटा खुशी निशा। अगर मान लो फैक्ट्री में वर्कर आ गया और बिजली चली जाए, अब वहां मशीन नहीं चल रही है, वर्कर खाली बैठा हुआ है, तो शाम को क्या बोलोगे? भाई तू 2 घंटे खाली था, बिजली चली गई थी, तूने रेस्ट किया, तो हम तेरे को 2 घंटे का पे नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा कह सकते हो? या आपको उसको पे करना पड़ेगा बेटे? बताओ। अगर फैक्ट्री के अंदर में लाइट चली गई और लेबर खाली बैठी है, तब भी आपको उसको पे करना पड़ेगा भाई। तो पेरोल डिपार्टमेंट यहां पर कैलकुलेट करता है टाइम कीपिंग के हिसाब से उसको कितना पे करना है। टाइम बुकिंग में हम ये एस्टिमेट लगाएंगे कि उसमें कितनी कॉस्ट थी, नॉर्मल कितनी थी, अब नॉर्मल, और जो कितनी नॉर्मल कॉस्ट थी उसको कौन कौन सी जॉब में हमें एलोकेट करना है। दैट इज द पर्पस हियर। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है टाइम कीपिंग का? रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। जैसे हमने टाइम रखा है 10 से 6 बजे का, अब एक एम्प्लॉय 10:15 पर आ रहा है, तो क्या हम उसका हाफ डे लगाएंगे? क्या हम उसके कुछ चार्जेस काटेंगे या नहीं काटेंगे? ठीक है, हमने जैसे रूल बना दिया कि 10 to 10:15 के बीच में आओगे तो हम आपका कोई भी हाफ डे नहीं लगाएंगे। लेकिन 3 बार से ज्यादा अगर आप ऐसा मंथ में करते हो, चौथी बार अगर आप करते हो कि आप 10:15 के बाद आ रहे हो, तो हम आपका हाफ डे लगा देंगे। तो ये रूल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। मेरे साथ भी होता था ऐसा। देखो जरा, कंपनी की पॉलिसी है, ये टाइमिंग है 10 AM to 6 PM। हमने कहा कि 10 बजे से 10:15 तक आप आ सकते हो, क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई 10:05 पर आएगा, 10:02 पर आएगा, 10:10 पर आएगा, 2-4-5 मिनट लेट होना स्वाभाविक है, हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा भाई? अगर मान लो हमने सबको छूट दे दी, कोई बात नहीं 15 मिनट लेट आओ, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हर पर्सन जो है 10:15 पर आएगा, 15 मिनट वो हर रोज वेस्ट करेगा। और कायदे से मान लो उसने 26 दिन काम किया हमारे पास में, वर्किंग डेज काउंट कर रहा हूं, तो भैया 26 दिन इंटू 0.15 यानी करीब करीब, भाई साहब अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा, तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। ये तो मतलब 390 मिनट करीब करीब मान के चलो 6.5 घंटे तो खाली फ्री फंड के पैसे ले जाएगा। तो हमने रूल बना दिया कि भैया 3 टाइम 1 महीने में अलाउड है लेट होना, लेकिन अगर आप चौथी बार 4th टाइम लेट आए, 10:01 पर भी आए, तो हम आपका हाफ डे लगा देंगे और आपके पैसे काट लेंगे। तो टाइम कीपिंग से यह फायदा होता है कि आप डिसिप्लिन और रूल को मेंटेन कर सकते हो। और हमारे साथ तो एक्चुअल में ऐसे ही होता था। दिस इज ए लाइव एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पैसे कटते थे, तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम 9:58 पे पहुंच जाएं, क्योंकि जो 3 बार का ऑप्शन है हम पहले अवेल नहीं करते थे, मजबूरी में अवेल करते थे। ट्रैफिक जाम हो गया, रास्ते में बारिश हो गई, तो बहुत कारण हो सकते हैं। ये हो गया टाइम कीपिंग, रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। वेयर द लेबर इज पेड ऑन टाइम रेट बेसिस, इट प्रोवाइड्स विद द एक्चुअल टाइम। और अगर टाइम के बेसिस पर पे कर रहे हो, आवरली बेसिस पर, तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। किसी ने 4 घंटे काम किया तो 4 घंटे का पे करोगे, 3 घंटे काम किया तो 3 घंटे का पे करोगे। इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ग्रेचुटी, पेंशन पेमेंट एटसेट्रा, जो इस पर बेस्ड होती है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है आपको। अब बात करते हैं टाइम बुकिंग। लेबर कॉस्ट इंकर्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। देखो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से हम कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसको अपोर्शन करेंगे, जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड। बिल्कुल पक्का, हाँ हमारे पास इस पे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर बेस्ड है।
कि हम उस कॉस्ट को कैसे कैसे कहां पर एलोकेट करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, ठीक है। और लेबर परफॉर्मेंस कैन बी इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग बजटेड विद द एक्चुअल, और यहां पर हम अपनी कॉस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। लेबर आर स्पेंट एंड आइडल लेबर आर कैन बी डिटरमाइंड, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि हमने देखा कि 8 घंटे के अंदर में 7 घंटे तो जॉब पर लगे हैं, बाकी टाइम क्या है, आइडल टाइम है हमारा। तो वो आइडल टाइम का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाएगा, जॉब बुकिंग से, यानी टाइम बुकिंग से। टाइम कीपिंग इज जस्ट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। टाइम बुकिंग क्या है कि जो भी टाइम उसने लगाया वो कहां कहां पर लगाया, ताकि उसकी कॉस्ट को हम उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कॉस्ट में जोड़ सकें। सो मेजर हमारे यहां पर काम जो है टाइम बुकिंग का है, यानी हम जहां पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे वो टाइम बुकिंग के करेंगे, टोटल कॉस्ट लेबर कॉस्ट को निकालना और उसको एलोकेट करना। गॉट दिस पॉइंट। मेथड क्या है बेटा, टाइम कीपिंग आप अटेंडेंस रजिस्टर से कर सकते हो, पंच कार्ड से कर सकते हो, बायोमेट्रिक कार्ड से कर सकते हो। और जो टाइम बुकिंग होती है उसके लिए वीकली टाइम शीट होती है, यानी कि एम्प्लॉय को खुद अपनी शीट बनाकर देनी होती है कि मैंने आज कौन सी मशीन पर कितने घंटे काम किया, कौन से प्रोडक्ट पर कितने घंटे काम किया, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट पे कितने घंटे काम किया। तो वो वीकली रिपोर्ट भी ले सकते हो, आप चाहे तो डेली टाइम शीट भी बनवा सकते हो, और लेबर कॉस्ट कार्ड भी बना सकते हो, और जॉब कार्ड भी बना सकते हो। ये सारे नॉर्मल मेथड हैं जो फैक्ट्री में चलते हैं, जिसके बेसिस पर हमें यह पता चलता है कि एक दिन में या एक हफ्ते में किसी एम्प्लॉय ने किस जॉब पर कितने घंटे काम किया, ताकि हम उसकी जो कॉस्ट है उतनी कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ सकें। बोली यहां तक बात समझ आती है बेटा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहां तक है तो बताएं बेटा, कोई डाउट यहां तक है तो बताएं मेरे को बच्चे। क्लियर हो गया? हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा, टाइम बुकिंग पर। चलिए ब्रेक लेते हैं बेटा, एक 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद हम अगला टॉपिक करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ में, ठीक है? देता हूं फिर। एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, तो हम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है? कोई टेक्निकल इशू आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम अभी होने वाला है जो चेंजेस कर रहे हैं, तो अभी आज हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो नोट्स है मैंने एलएमएस पे अपडेट कर दिए हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। जो आज मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है वो समझ लेना, क्योंकि इस थ्योरी का ही एप्लीकेशन है जो हमने करना है। प्रैक्टिकल पार्ट इस थ्योरी का एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि काफी थ्योरी हमारी यहां कवर हो चुकी है, राइट? सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।